गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एफएम। शॉर्टकट की क्या आदत है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे ना। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी के लिए ही नहीं, आपके अपने कैरियर के लिए भी, कि आप बहुत ही अच्छे एक कैरियर भी बना सकते हो और मार्क्स भी यहाँ अच्छे ला सकते हो। इसका रीज़न यह है कि इसमें कोई भी चीज़ याद नहीं करना पड़ता है आपको। जो भी चीज़ हम करेंगे क्लास में वो सारा आपको लॉजिकली सब कुछ ऐसे समझिए कि कोई फार्मूला होता ही नहीं है, क्योंकि हर एक फार्मूला के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है और हमारा जो प्रायोरिटी रहते हैं लॉजिक को एक्सप्लेन करने की। आप में से हो सकते कुछ लोग मुझे जानते हो, कुछ लोग ना जानते हो, बट फाइनल के अगर कोई आपके दोस्त होंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे तो मोर देन 90% स्टूडेंट जो है फाइनल वाले वो मुझे जानते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। और हो सकते हैं अगर आपके फैमिली में कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हो, उनके लिए भी अगर मेरे नाम अगर बोलेंगे तो मे भी पॉसिबल को मुझे जानते होंगे। इसका रीज़न है कि मैं स्टॉक मार्केट में लोगों के हिसाब से मैं थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपर्ट हूँ, लोग मानते हैं। अब हो सकता है आता होगा मुझे, क्योंकि खुद के लिए तो खुद नहीं अप्रिशिएट कर सकते कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है, कि लोग अगर बोलते हैं तो समझ आते हैं। मैं 2000 में अपना भी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि जब किसी के पास किसी के साथ बैठ के अगर मान लीजिए इतने लेक्चर्स बितानी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या हमारे लायक है या नहीं है। बहुत बार होते हैं, देखते हो कि आज के रेट पे कभी स्कूल में जाओ तो बच्चे को अगर एडमिशन होनी है तो किसका इंटरव्यू लेते हैं? पेरेंट्स का नहीं, वो देखते हैं कि पेरेंट्स हमारे लायक है कि नहीं है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, आज के रेट पे स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, टीचर का इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाना किसको है? टीचर को। मेरा नाम नागेंद्र शाह, मैं 2009 में क्वालिफाई किया था। मेरा सारे लेवल जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यानी एसएफएम में मेरा हाईएस्ट मार्क्स रहा था। और बीएससी किया हूँ मैं, बीएससी में भी मेरा यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ मैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में। मैं 2011 से पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं पहले फाइनल से ही स्टार्ट किया था, सीए फाइनल वाले को ही पढ़ाना था। वैसे मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो पेपर था वो था अकाउंट्स। बट अकाउंट्स में यहाँ पे सबके ज़ुबान पे एक ही नाम होता था और मुझे नंबर 1 बनना था किसी भी तरीके से। तो मुझे लगा कि वहाँ पे नंबर 1 बनने में शायद टाइम लग जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पेपर जो था मेरा वो था टैक्सेशन। टैक्सेशन में भी एक ही नाम चलते थे उस टाइम पे, मुझे लगा यहाँ पे भी मुझे नंबर 1 बनने में टाइम लग जाएंगे। थर्ड जो सबसे स्ट्रॉन्ग पेपर था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें एक नाम नहीं था फाइनल में, तो मैंने बोला चलो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखता है, यहीं शुरू करते हैं। फिर मैंने 2011 से पढ़ाना शुरू किया था और 2014 तक जितने भी मैं सेकंड नंबर तक पहुँच चुका था, यानी कि मेरे पास जितने स्टूडेंट हुआ करते थे फर्स्ट नंबर में जिसके पास, मेरे से ज़्यादा एक टीचर के पास ज़्यादा स्टूडेंट हुआ करता था, 650 स्टूडेंट एक बैच में होते थे। मेरे बैच में 500 स्टूडेंट तक पहुंच चुके थे। उसके बाद मेरे से जो एक नंबर पे यहाँ चल रहे थे उनका वीडियो लीक हो गई। लीक होने के बाद क्या होती है आपको पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ चेंजेज होता नहीं है। देन उसके बाद से हमारे एसएफएम की मार्केट ही पूरा क्रैश कर गया, ऐसे समझ जाओ। देन उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर ठीक होना शुरू हुआ, फिर कोरोना आ गए, लॉकडाउन हो गए, है ना। फिर उसके बाद तो पूरा टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई। फिर आज के रेट पे तो सब आलसी हो चुके हैं। मैं खास करके बात करूँ तो वो ज़्यादातर केस में रिकॉर्डेड पे रहते हैं वो लोग। आप लोग बहुत ही कह सकते हैं एक्टिव हो कि सुबह 7 बजे यहाँ आप आके बैठ के पढ़ना चाह रहे हो। अदरवाइज मोर देन 50% बच्चे जो होते हैं ना आज के रेट पे घर पे पढ़ लेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे। कुछ लोग मेरे को अभी लाइव भी देख रहे होंगे, वो भी कह सकते हैं कि वो लोग भी एक्टिव है। सुबह 7 बजे अगर आप पढ़ना चाहते हो, और इतना मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। फिर मैं जब पढ़ाना शुरू किया था, फिर सीए इंटर का भी कुछ बच्चे वगैरह इंटरेस्टेड हुए, तो मैं आपको बताऊं 2014 या 15 से मैं इंटर में भी पढ़ाया। तो मैं ज़्यादा जो बच्चे पढ़ाया हूँ फाइनल वाले को, इसलिए फाइनल वाले मुझे ज़्यादा जानते हैं। 5 टाइम्स ऑल इंडिया हाईएस्ट भी प्रोड्यूस किया है मैंने, बोल रहा है, गाइडेंस दिया है स्टूडेंट को। इवन इस बार का जो ऑल इंडिया हाईएस्ट है हमारे स्टूडेंट है फाइनल में। इंटर में ऑल इंडिया हाईएस्ट हमारा नहीं हुआ है अभी तक, आप लोगों में से कोई आएंगे। इसका रीज़न है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, जितना मैंने फाइनल में पढ़ा है, फाइनल का मोर देन 50% मार्केट में लेके बैठा हूँ। तो कह सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा अगर क्राउड होंगे तो वहाँ पे अच्छे भी आ जाएंगे।
अब आप लोग अगर अच्छा करेंगे तो आप लोगों में से भी ऑल इंडिया हाईएस्ट आ जाएंगे। वैसे इस बार जो एफएम में से हमारे जो स्टूडेंट हाईएस्ट लेके आए वो 84 मार्क्स लेके आए। अगर आज मेरे को यूट्यूब पे जाके चेक करोगे तो 3.5 लाख के, जैसे अगर आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करिए, मेरा नाम डाल के वो आगे YT लिख दीजिए तो आपको दिख जाएंगे मेरे नाम सामने। वहाँ पे जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख के आपको सब्सक्राइबर्स दिखेंगे। और वीडियो जो अगर आप देखोगे तो कुछ वीडियोज़ पे मिलियंस पे भी व्यूज है, 5.6 मिलियंस। तो इसीलिए बोला है कि हो सकता है स्टॉक मार्केट में कोई आपका जानता हो तो मुझे जानते होंगे। अगर आप मैं कैसा पढ़ाता हूँ जानना है तो किसी भी वीडियो के नीचे आप जाके कमेंट पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। मेरा एक ही प्रायोरिटी रहते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करता हूँ और वो आप लोग को कुछ दिन में पता चल जाएगा। एक दिन में कोई किसी को जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक दिन में ये देख समझ सकते हैं कि मैं दिखता कैसे हूँ, बोलता कैसे हूँ, मेरी बात आपको समझ आती है नहीं आती है ना। वैसे मैं बता दूँ, मैं 2004 में 5 में जब मैं इंडिया आया था उसके बाद से हिंदी बोलना सीखा हूँ। उससे पहले मेरा लैंग्वेज हिंदी नहीं था क्योंकि मैं इंडिया से नहीं हूँ। अब मैं कहाँ से हूँ बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए होता क्या है कि होता है इसमें मेरे को बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि जो बचपन से जिन्होंने हिंदी बोला हो उनको पता होता है कि कहाँ होती है बोलना है, कहाँ होता है बोलना है। मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। तो ये सब अगर कभी लगे कि सर अटपटा बोल रहे हैं तो उस चीज़ों को इग्नोर करना है, वो चीज़ सीखने नहीं आए हो। बाकी आपको जो सीखना है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और वो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ, इतना मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं कि हम लोग को, वैसे मैंने डिमांड किया था वैभव सर से कि सर आप मुझे 3 घंटे का लेक्चर दो कम से कम, क्योंकि उससे कम में हो नहीं पाएगी। बट बोला कि नहीं हमें सारे करने हैं तो 2 आवर्स ही मैक्सिमम मिलेंगे, 1 आवर 50 मिनट्स, तो मुझे इतने में ही कंप्लीट करने हैं। तो देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि देखो लॉजिक को एक्सप्लेन करने में टाइम लगते हैं और वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। एटलीस्ट 1 वीक मेरे से पढ़ लोगे तो आइडिया लग जाए कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग जो हम लोग करते हैं बहुत बेसिक से, और वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अब टाइम वैल्यू आप लोग का पहले से पढ़ा होता है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कितना आसान चीज़ है जिसको आपने कितना डिफ़िकल्ट बना के पढ़ा हुआ है। क्योंकि पूरे एफएम में अगर आपका टाइम वैल्यू स्ट्रांग है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आपका स्ट्रांग है तो एफएम आपके कंट्रोल में है। क्योंकि जितने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उसमें सिर्फ एंड सिर्फ टाइम वैल्यू का ही एप्लीकेशन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा पेपर कौन सी है, और कुछ अगर किसी को कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अच्छा कहाँ से हो जाएंगे धीरे धीरे, जब जान पहचान बढ़ेंगे तो बता देंगे। पड़ोसी ही है, कहीं बहुत ज़्यादा दूर से नहीं है, इंडिया के आसपास के ही कोई कंट्री होगा वहाँ से होंगे हम, ठीक है। हाँ जी, अच्छा बताओ इंडिया के आसपास, पाकिस्तान से नहीं हो ठीक। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि अगर पाकिस्तान हो गए तो फिर देशद्रोही ऐसे समझ जाते हैं, तो मैं देशद्रोही नहीं हूँ, बाकी बगल के ही हूँ कहीं से, ठीक है। अरे नहीं, नेपाल से हूँ, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें, चलिए थोड़ा बहुत लिखना शुरू करते हैं। वैसे अभी टाइम वैल्यू हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो तो हो सकता है आज नहीं होगा, क्योंकि आज तो हम बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही बेसिक्स देखेंगे कि ये है क्या, किस तरीके से काम करता है, क्या इसमें जानना है। तो ये हम लोग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन जो लाइव देख रहे हैं। मेरे को इधर स्क्रीन पे भी देखना है, वो कभी कभी मैं अभी ज़्यादा यूज टू नहीं हूँ लाइव चैट देखने पे, क्योंकि मैं जब भी लाइव लेता हूँ अपने फाइनल वालों का तो मैं तो सीधा कहता हूँ व्हाट्सएप ही करो, मैं मोबाइल पे ही देखता हूँ। अब इन्होंने, क्योंकि दोनों का सॉफ्टवेयर सेम ही है, जो सॉफ्टवेयर से मैं लेता हूँ वही सॉफ्टवेयर से यहाँ भी लाइव हो रही है, तो मैं तो सीधा स्टूडेंट को कहता हूँ आप कहती व्हाट्सएप पे ही चैट किया कर लिया करो, ताकि सामने मुझे दिख जाता है। यहाँ मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, तो कोई अगर लाइव देखेंगे और मैं अगर स्क्रीन पे मिस कर जाता हूँ तो आप मुझे मेरे नंबर पे मिस कॉल दे दीजिएगा, व्हाट्सएप पे समझ आ जाएगा। आप लोग भी अगर नंबर सेव करना चाहते हो सेव कर लीजिए। कोई डाउट वगैरह होंगे तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि मैं सेम टाइम रिप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं कहीं बिजी हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा अभी फाइनल का भी क्लासेज होते हैं, उस टाइम पे अगर आप लोग कुछ पूछोगे तो हो सकता है मैं रिप्लाई अगर ना कर पाऊँ तो कॉल कर लेंगे, कॉल का रिप्लाई हो ही जाता है। अगर कॉल नहीं पिक होता है तो फिर सेकेंड टाइम दोबारा रिपीट कर लेंगे। गुस्सा नहीं होंगे कि सर ने रिप्लाई नहीं किया, अब नंबर तो दिए बट रिप्लाई नहीं किया। होता क्या है कि बहुत बार बिजी रहते हैं तो नहीं कर पाते, नहीं ना रिप्लाई कर पाते ना पिक कर पाते, तो आप सेकेंड टाइम रिप्लाई कर लेंगे। गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
चलिए, वैसे नेपाल की बात आई तो मुझे एक चीज़ याद आ गया। जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था तो मेरे कज़न ब्रदर का स्कूटी लेके आर्टिकलशिप ढूंढ रहे थे उस टाइम। तो रेड लाइट जंप कर लिया, सुबह सुबह जा रहे थे। मैंने बोला कौन होगा, पता चला पेड़ के पीछे छुप के बैठे हुए थे। भाग के आए रोड पे, फिर लाइसेंस मांगे तो मैंने लाइसेंस दे दिए उनको। वो देखते हैं, फिर कहते हैं कि क्योंकि नेपाल के लाइसेंस यहाँ पे अलाउड नहीं होते, मतलब वो माना जाता है विदाउट लाइसेंस आप ड्राइविंग कर रहे हो। तो वो कहते हैं ये कहाँ क्या है, मैंने बोला नेपाल का है। तो कहते अच्छा नेपाल का है, तो बोला यूपी में है। तो चला अच्छा, वो मान लेते हैं कि हाँ यूपी में है। अब कहते अच्छा, तो फिर उसने कुछ नहीं करा, चालान ना नहीं काटा, फिर मुझे छोड़ दिया। बोला चलो बच गए इस बार। अगर वो बोलते कि दूसरे कंट्री है तो शायद वो कहते कि अच्छा ये अलाउड नहीं है। तो मैंने उसी टाइम पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ लोग हैं जिनको ये पता है कि नेपाल जो है वो इंडिया में ही है और यूपी है। तो चलो कोई बात नहीं, काम चल गया हमारा, कम से कम चालान तो बच गए नहीं जी। हाँ जी, देखिए, हाँ जी, भगाई क्यों नहीं, अरे नहीं, पता है उस टाइम उन लोगों के पास भी बाइक होते हैं, वो पीछे से आपको फिर आ जाएंगे पकड़ते हुए। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस को हम लोग अभी मैनेज करने वाले हैं। फाइनेंस क्या चीज़ होता है, पैसे, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पैसे को मैनेज करना किसको अच्छा नहीं लगता, सोचो आप, सबको अच्छा लगता है। और आपको बता दूं, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंस से ही चलता है, और फाइनेंस को मैनेज करना सबको अच्छा लगता है। आज के रेट पे आप भी डेली बेसिस पे फाइनेंस मैनेज करते हो। तो अभी जो यहाँ पढ़ना है वो ये देखना है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस हम कैसे मैनेज करेंगे, तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दो कंपोनेंट है, एक है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, फंड रेज कहाँ से करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड यूज कहाँ करना है। आप देखते हो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो अकाउंट्स के अंदर, उसमें दो कंपोनेंट आपको दिखेंगे बैलेंस शीट में। एक जिसको आप लायबिलिटी कहते हो वही है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, वही है सोर्स ऑफ फंड, जो पैसे हम लोग कहाँ से लाते हैं। और जो आपको एसेट साइड जो दिखती है वही है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, या हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो कि आपका एसेट्स है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है लिख के पढ़ना पसंद करेंगे ना आप लोग, लिख के ही पढ़ना पसंद करेंगे। दो चीज़ होता है पढ़ने के तरीका में, दो चीज़ होता है, एक सब कुछ लिखा है पहले से, उससे हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, और एक होता है लिख के पढ़ेंगे। लिख के पढ़ना है फिर टाइम ज़्यादा लगेंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलो अभी तो पहला चैप्टर तो लिख के पढ़ लेते हैं, तब तक रिजल्ट भी आ जाएंगे, तब तक यूज्ड भी हो जाएंगे। फिर डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कितना टाइम है और कितने टाइम में कंप्लीट करना है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो हम लोग लिख के अभी कर लेते हैं, फिर बाद में डिसाइड करेंगे बैठ के। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट is a managerial decision regarding procurement of fund and a utilization of fund। इसमें दो चीज़ आ गई आपके पास, एक आता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड और दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। पैसे कहाँ से लाया जाए, आप लोग अभी सीए कर रहे हो, कहीं से तो फंड अरेंज कर रहे होंगे। कहाँ से फंड अरेंज कर रहे हैं, पेरेंट्स से। तो जो पेरेंट्स है वो आपको फंडिंग कर रहे हैं, क्या आपको वापस करने हैं कभी, नहीं।
कुछ ऐसे भी होते हैं आज के रेट पे जिनके पेरेंट्स के पास पैसे ना हो तो किसी दोस्तों से, किसी रिलेटिव से वो बोरो करते हैं और अभी पढ़ेंगे और फिर उनको कहते हैं कि हम बाद में आपको रिटर्न कर देंगे। कुछ लोग एजुकेशन का लोन भी ले लेते हैं। सीए के लिए मिल जाती है क्या? वो जाके बैंक में पूछने पड़ेंगे आपको। सीए को उतना वैल्यू नहीं देते हो क्योंकि वो एकेडमिक कोर्स नहीं मानते, कहते कोई कॉलेज वॉलेज तो जाते नहीं हो, है ना। तो वो चीज़ है। बाकी अगर एमबीए वगैरह करना है आप जाइए बैंक में, आपको फाइनेंस मिल जाता है, एजुकेशनल लोन आपको सर्टिफिकेट देंगे, आपको मिल जाएगा। तो क्या वो वापस करने हैं? पैसे का इंतजाम, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, फंड कहाँ से लाना है? फंड कहाँ से लाना है उसमें दो सोर्स होते हैं, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को पेमेंट करना होता है, इंटरनल को पेमेंट नहीं करना होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। हम जो बात बोलेंगे, चाहे वो इंटरनल फंड हमने रेज किया हो, चाहे वो एक्सटर्नल फंड रेज किया हो, दोनों को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। वैसे अभी तक आप लोगों ने कैपिटल का मतलब क्या समझे हो? कंपनी अकाउंट तो पढ़े हैं ना? कंपनी अकाउंट फाउंडेशन में होती है। सब लोगों का फाउंडेशन अभी अपीयर्ड है, सबका रिजल्ट पेंडिंग है। हो जाएंगे? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अगर इतना मेहनत किया हुआ है, सुबह 7 बजे अगर आने का दम रखते हो तो होना तो कन्फर्म है। वो तो उनका नहीं होगा जो आलसी है ना, घर पे बैठे हैं, अरे आज 8 बजे उठ जाएंगे, 10 बजे। जो पहले से ही आलसी उसको क्या होगा, है ना। अच्छा, जो ऑनलाइन नहीं, जो लाइव बैठे वो आलसी नहीं है, जो रिकॉर्डेड देखेगा वो आलसी होते हैं, है ना। तो दो तरह का सोर्स हुआ, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्स को नॉर्मली हम कंपनीज के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंपनी जो फंड रेज करते हैं उसके लैंग्वेज में। अब इतना तो पता होना चाहिए ना। आप अगर फंड रेज करते हो तो चलो ठीक है, एक आपके पेरेंट्स से आ गए, एक दोस्तों से ले लिए। अब चलो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। कंपनी कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। क्यों बनाया जाता है? बिजनेस करने के लिए। क्या अपने नाम से बिजनेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या हो जाएगी? अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। यानी कि ये कहना चाह रहे हो कि कंपनी बनाओ, फ्रॉड करो, वो विजय माल्या बन जाओ, नीरव मोदी बन जाओ, यही कहना चाह रहे हो? तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मान लीजिए, अच्छा चाह नहीं रहे, यानी कि ये ईमानदार है, इसे मान लो आप, ये ईमानदार है, जिन पे शक नहीं करना है, ये नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे नहीं है, है ना। तो एक चीज़ याद रखिए, चलो ठीक है, एक चीज़ तो सही बोला आप लोगों ने कि लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं, ताकि जैसे देखा होगा आप लोगों ने, किंगफिशर बैंक से लोन लेता है, बट किंगफिशर के पैसे डूब जाता है। विजय माल्या क्या कहते हैं? इतना तो नाम सुना होगा ना, ऐसे दो लोगों का नाम सुन लेना चाहिए, है ना। हाँ जी, तो विजय माल्या जो किंगफिशर के जो फाउंडर हुआ करते थे, एक टाइम पे वो एयरलाइंस, बहुत अच्छा एयरलाइंस हुआ करते थे, लेकिन सबके बुरे दिन आते हैं। क्यों आते हैं? उन्होंने एफएम हमसे नहीं पढ़ा होगा ना। अगर फाइनेंस को सही से मैनेज कर लेंगे तो क्या होगा बताओ? बिजनेस सही से चलेगा। जैसे अभी आप फंड को सही से मैनेज नहीं करोगे, अब क्या होगा देखो। अब पेरेंट्स से पैसे तो लाए, अब आपने मान लीजिए 10,000 15,000 लेके आ गए और ऐसे जगह यूटिलाइज कर दिए जो दोबारा आपको क्लास लेना पड़ गया, एफएम समझ ही नहीं आया, अब क्या करोगे? हाँ, आप मेरे यूट्यूब के वीडियो के नीचे पहुंच जाइएगा, आप चैनल तो नाम सुन ही लिया, CA नागेंद्र शाह डालना, मेरे यूट्यूब चैनल आ जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाना, बहुत सारे रिवीजन वीडियो दिख जाएगा, बट फाइनल का दिखेगा। इंटर वालों को हमने रिवीजन वीडियो अभी तक नहीं दिया है, आप लोगों के लिए हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो वहाँ पे नीचे जाके देखिएगा, आपको मोर देन 500 कमेंट मिलेंगे, सर काश आप पहले मिल जाते, आप पहले क्यों नहीं मिले। और फिर उसके बाद बोलेंगे अगर पहले मिलते तो पैसे भी बच जाते और टाइम भी बच जाते। इसका मतलब उन्होंने फंड का सही से यूटिलाइज नहीं किया। यूटिलाइज कैसे नहीं किया? नाम के पीछे भागे, और उस नाम के पीछे क्या बुराई था क्या अच्छाई था उनको बाद में जाके पता चला। तो वो क्या था? फाइनेंस को मैनेज करना। एग्जैक्टली वही चीज़ है, आप फंड तो रेज कर रहे हो, अगर फंड को सही से यूटिलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे ना पैसे। तो उस टाइम पे आपकी लायबिलिटी एटलीस्ट क्या हो? लिमिटेड हो। विजय माल्या ने फंड रेज किए किंगफिशर एयरलाइंस के लिए। किंगफिशर एयरलाइंस अच्छा चल रहा था, बट एक डिसीजन उसका गलत हो गया। एक गलत डिसीजन क्या हो गया? एक बुरे एयरलाइंस को उसने खरीद लिया। उस टाइम पे एक एयरलाइंस हुआ करते थे एयर डेकन,
तो एयर डेकन एक थोड़ा सा सस्ते क्वालिटी की, जितना में आपको राजधानी की फेयर में आपका ट्रेन टिकट आएंगे उससे सस्ता आपको एयरलाइंस की क्या कहते हैं फ्लाइट की टिकट मिल जाएगी। उस टाइम पे चलते थे। इनको लगा कि चलो ये बुरे दिन से जा रहे इसको खरीद लेते हैं। सबसे बड़ा डिसीजन, जो गलत डिसीजन था विजय माल्या का, वही था। वहीं से इनका बुरा दिन शुरू हुआ। होते होते अब कैसे हुआ वो सब उतना ज़्यादा गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे 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 क्या हो गए, किंगफिशर जो है वो ऐसे समझ जाओ ख़त्म हो गए। अब वो कहते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे बैंक वाले को। अब बैंक वाले को पैसे नहीं दिया क्या कर लेगा, जबकि ऐसा नहीं है कि वो बैंकरप्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है। कौन, वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है। उनके दूसरे कंपनियों बहुत बढ़िया, अभी भी यहाँ पे जो दूसरे कंपनी है क्या कहते हैं यूनाइटेड बेवरेजेस, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। उसके सिर्फ उसके नेटवर्थ से ही वो पूरे के पूरे लायबिलिटी पे कर सकते थे बैंक का, लेकिन उन्होंने नहीं पे किया। क्यों? कंपनीज की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड है। चलो, एक तो फायदा हो गया कि कंपनी बनाने का एक फायदा हो गया, क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड, ठीक है। और कंपनी क्यों बनाया जाए, दूसरा भी तो और ऑब्जेक्टिव होगा, बड़े फंड रेज करने के लिए। जैसे मैं मान लीजिए कि बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पैसे मांगू, आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? अभी जा रहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो कौन देगा पैसे आपको वापस? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं 3 बार बचा हूं, इसीलिए मुझे एक्सीडेंट से बोलना, कुछ लोग कहते हैं बुरा नहीं बोलना चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। जो होना होगा मेरे बोलने ना बोलने से अपने आप हो जाएंगे। तो 3-3 बार मैं अगर एक्सीडेंट से बचाऊं तो मुझे पता है कि लाइफ कितने छोटे होते हैं और कितने, जिसके लिए हम इतना मरते रहते। बहुत सारे चीज़ है, कुछ लोगों को देखते हैं झूठ बोलना, किसी के साथ हमेशा गलत करना, कुछ करो कुछ लेके नहीं जाने वाले हो। इसीलिए अच्छे कर्म कर लो। बड़े इंसान तो सब लोग बन जाते हैं, अच्छे इंसान बनने में टाइम लगते हैं और बहुत लोग बन भी नहीं पाते। जब इस तरीके के लाइफ को अगर झेल लोगे तो अच्छे इंसान भी बन जाओगे। चलो वापस आ जाए, हम लोग इधर उधर की बातें ना करें। कंपनी पे थे। कंपनी जो होते हैं फंड रेज करना है उनको। तो हमने अभी क्या बोला कि देखिए, कंपनी जो फंड रेज करते हैं, अभी तो अपना पर्सनल फंड रेज कर लिए। कंपनी के फंड रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो एक तो इक्विटी हो जाती है, जो कि ओनर का फंड होता है। जैसे अभी आपको पेरेंट्स ने फंड दिया, वो कौन सी होगी आपके लिए, इक्विटी। एक्सटर्नल फंड को हम लोग डेट बोलते हैं। डेट सुना कभी? डिवेंचर का शॉर्ट फॉर्म नहीं, डिवेंचर का शॉर्ट फॉर्म नहीं। जितने भी कैपिटल जो हमने रेज किया हुआ है, जितने भी फंड रेज किया हुआ है, उस पर अगर हमें इंटरेस्ट पे करनी है, इंटरेस्ट पेएबल जो कैपिटल है, उन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट। यानी कि डेट एक कैटेगरी हो जाता है। तो हम सिंपली क्या ये बोले, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में बड़े ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी जब बड़े फंड रेज करना हो, जैसे मैंने अभी बोला कि अच्छा मुझे पर्सनल लेवल पे अगर आप बोलो, आपसे मैं पैसे मांगता हूं, तो शायद आप ना देना पसंद करो, क्योंकि आपको क्या लगेगा, रिस्क। रिस्क इस बात का है कि मैं फ्रॉड करूंगा, हो सकता है मैं फ्रॉड ना भी करूं और कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए तो मेरे को पैसे कौन देगा। इसीलिए अगर लीगल एक एंटिटी बना दिया जाए तो उनका एक्सीडेंट नहीं होते हैं, उनके फंड हमेशा रखा रहेगा, सिक्योर है, उनके नाम पे जो संपत्ति हो उनके पास ही है। एक और भी बात है, जब ह्यूमन बीइंग का कभी फंड लेते हैं तो उनके पास एक फीलिंग्स आ जाते हैं। जैसे देखते हो पेरेंट्स हमेशा छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा प्यार रहता है उनका, बड़े से ज़्यादा छोटे को प्यार करते हैं। क्यों बताइएगा? कुछ तो बोलो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अभी ये तो कोई एफएम की बात तो नहीं है ना। आप एक सोचो कि एक पेरेंट्स जो है वो छोटे बच्चे यानी कि छोटे बेटे छोटे बेटी को क्यों ज़्यादा प्यार करते हैं बड़े से? उसके ऐसे समझ जाओ, उनके पास उतना मैच्योरिटी नहीं है जितना बड़े के पास है। जैसे आप मान लीजिए 1-2 बेटे हैं किसी पेरेंट्स के, है ना, एक बड़े हैं। अब उनको पता है कि वो थोड़ा सा लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, ज़्यादा मैच्योर्ड हो चुका है, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा कुछ अर्न कर लेगा। छोटे अभी थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, मैच्योरिटी कम है, तो चलो थोड़ा सा इनको हम सपोर्ट कर देते हैं। तो वो क्या है, वो फीलिंग्स है। कहते हैं देखो, अगर कोई इंडिविजुअल अपने नाम से पैसे लेके कोई बिजनेस करेंगे, वो फीलिंग्स वहाँ आ जाएंगे। लेकिन जब कोई एक एंटिटी ऐसे एंटिटी बना दे जो फीलिंग लेस हो, उनके अगर 2 बच्चे, दोनों के लिए किसी के लिए पार्सलिटी ना करे, तो फिर वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, वो एक लीगल एंटिटी ही हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन ही हो सकता है। और वो फिर काम कैसे करेगा, उसके लिए एक एक्ट बना देते हैं उसको सोचने का। वो जो अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस कैसे करेगा वो भी तो पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक्ट बना दिया। तो एक हमने बिजनेस बनाने के लिए एक एंटिटी बनाया। वो एंटिटी के पास फीलिंग नहीं है, लेकिन वो एंटिटी अपना एसेट्स खरीद सकता है, वो अपने संपत्ति जितने भी है वो एक्युमुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक कह रहे कि कंपनी है परपेचुअल सक्सेशन, वो सब चीज़ जो है ना एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको
मार्क्स लेने के लिए थियरी में पहले लिखना होता था, समझने के लिए इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। ऐसे समझ जाइए कंपनी, क्योंकि आपको भी आने वाले टाइम पे अगर कंपनी बनाने हैं तो ये पता होना चाहिए कि हम कंपनी क्यों बना रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कंपनी बना के अगर बिजनेस करोगे कंपलसरी 30% टैक्स तो देना ही पड़ेगा आपको, चाहे जितना भी कमाओ। उससे अच्छा इंडिविजुअल नाम पे कर लेते। क्या आपने नहीं देखा प्रोप्राइटरशिप नहीं किया जाता है क्या? वो भी तो बिजनेस कर रहा है। पार्टनरशिप कर चलाते हैं क्या? वो भी तो बिजनेस कर रहा है। कंपनी क्यों बनानी है? पार्टनरशिप में भी लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। सोचो, पार्टनरशिप में भी लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है, तो पार्टनरशिप से क्यों ना करें हम? क्यों पार्टनरशिप में करोगे तो आपके जो जानने वाले हैं उतने ही आपको फंड देंगे। मान लीजिए पब्लिक के पास जा रहे हो फंड रेज करने के लिए, हम बिजनेस कर रहे हैं, आप पैसे दो मुझे, आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे। और ऐसा कौन सी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मेरे से मिल सकते हो? तो उस सब चीज़ों के लिए कंपनी बनाया गया कि कंपनी बना लेते हैं अगर, तो बड़े फंड रेज करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे लिए? एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा जिस प्लेटफॉर्म पे आएंगे हम। कौन सी प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनीज फंड रेज कर लेते? आईपीओ। तो कौन सी प्लेटफॉर्म कौन सी होती है, किसके थ्रू आते हो? सारे स्टॉक मार्केट, एनएससी, बीएससी। तो वो सारा चीज़ देखेंगे एक एक करके। देखो हमारे क्लास के पढ़ने के स्टाइल में ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि हम कोई चीज़ थियोरेटिकली नहीं पढ़ते। अगर हम बात करेंगे आने वाले टाइम पे कि एक सीएपीएम कुछ होता है, कुछ रिटर्न होते हैं, उसमें मार्केट रिटर्न की बात करते हैं। तो मार्केट रिटर्न का मतलब क्या है? सीधा मार्केट रिटर्न नहीं हो गई, हम जाके दिखाएंगे मार्केट रिटर्न कहाँ से आती है। एनएससी में जो कंपनीज है उसका एक ग्रुप बना हुआ है जिसको निफ्टी सेंसेक्स बोला जाता है ना, वो मार्केट कहलाता है। तो अब अगर हम कभी बोलेंगे कि अच्छा मुझे मार्केट कितना रिटर्न देता है, अगर ये मुझे चेक करना है, तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं जाएंगे एनएससी पे। एनएससी पे जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि देखो आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा होगा कुछ निफ्टी, दिख रहे हैं कुछ निफ्टी 50, ये मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 50 कंपनीज का ग्रुप है। अब बोलेंगे कि कौन सी 50 कंपनी का ग्रुप है, वो सब चीज़ देखेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, इंटरेस्ट बना रहता है। यही रीज़न है कि हमारे जो क्लास इंटरेस्टिंग होते हैं उसका रीज़न यही होता है कि हम कोई भी चीज़ थियोरेटिकली नहीं पढ़ते, हर चीज़ों को प्रैक्टिकली लिंक करके चलते हैं। अब जैसे निफ्टी 50 में कितने इस कंपनीज है, अब यहाँ से देखोगे तो ये देखो इतने सारे कंपनीज जो है उसके ग्रुप बनी हुई है। आज अगर कोई मार्केट कहते तो मार्केट रिप्रेजेंट दिस 50 कंपनीज। मार्केट कभी कोई बोला जाता है तो ये 50 कंपनी आज मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये सामने आपको दिख रहा होगा, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, ये सारे चीज़ है। तो ये कैसे काम करता है, मार्केट की रिटर्न कैसे निकलता है, वो सारा चीज़ हम जानेंगे। समझ में आ गया? जैसे अभी हम बात करेंगे टाइम वैल्यू पढ़ते हैं, तो टाइम वैल्यू इंटरेस्ट की मेनली कैलकुलेशन होती है। अब आप देखते हो कोई लोन लेता है, ईएमआई पे करते हैं। अब आज किसी को ईएमआई कैलकुलेट करना हो, जाती ईएमआई कैलकुलेटर पे, हम कैलकुलेटर ईएमआई का बनाते हैं, यहाँ पे एक्सेल सीट पे बनाएंगे कि कैसे काम कर रहा है वो सारा चीज़। तो एक एक करके जो हम देखेंगे ना तो उससे मजा आता है। चलिए वापस आइए, हमें बात कर रहे थे प्रोक्यूरमेंट की। बड़े ऑर्गेनाइजेशन फंड कैसे रेज करता है, तो हमने बोला कि अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो जो इंटरनल फंड है जो पे नहीं करना है वो होता है इक्विटी ओनर्स फंड, और जो आउटसाइड का फंड है उसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, जिसको पे करना है इंटरेस्ट कैरिंग फंड को क्या बोलेंगे? डेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेट। तो आइए करते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। आइए एक काम करते हैं, कोई बड़े ही ऑर्गेनाइजेशन का ले लेते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी कौन सी आज के रेट पे? अडानी। मैं एक कंपनी की बात करूं, देखो अडानी की अगर बात करोगे तो पूरे ग्रुप आ जाएगा, उसके बहुत सारे जो कंपनीज है वो आ जाएंगे। मैं एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। अब जैसे अडानी की बात करोगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो सबसे स्टार्टिंग में था ना कुछ आपका, अरे आजा भाई कहाँ चलेगा, ये देखो ये कुछ आपको दिख रहा होगा, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, ये सब दिख रहे हैं। अब वो अडानी का आ गया आपके। तो ये सारे कंपनीज को मिला के देखोगे तो उनकी नेटवर्थ अभी लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा हुई है। मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करूं कि सबसे बड़ा इंडिया का कौन सी है, तो किसका नाम आना चाहिए? नो, टाटा में भी बहुत सारे हैं, टीसीएस आते हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नेटवर्थ जो है आज के रेट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्री का इतना पॉपुलर नाम आप लोग भूल जाते हो, ऐसे ही रिलायंस की नाम थोड़ा ना आती है ना। तो वो जो है, चलो एक रिलायंस को ही ले लेते हैं हम लोग। और रिलायंस में भी दो ब्रदर है, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। पहले उनके जो फादर धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने जो कंपनी बनाई, फिर बाद में उसने क्या करा, दो ब्रदर होने की वजह से दोनों को कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कभी, अब आप लोग तो छोटे होंगे, बचपन में एक सीडीएमए मोबाइल हुआ करता था, सीडीएमए नहीं सुना होगा ना। अब ये जितने भी सिम आते हैं ना आपके, जीएसएम होती है, किसी भी मोबाइल में लगा दो काम चल जाएगी। सीडीएमए की टेक्नोलॉजी ऐसा होता था कि वो जिस सेट में आपको, वो उसका सेट ही अलग होते थे, उसमें सिर्फ वही सिम यूज होगा, दूसरा सिम को वो रीड ही नहीं करते थे, सीडीएमए टेक्नोलॉजी। तो स्टार्टिंग में रिलायंस जो है उस सीडीएमए टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, रिलायंस कम्युनिकेशन, फादर के टाइम पे। फिर आपको पहले ही बता रखा है, छोटे बच्चे क्या होता है, ज़्यादा प्यारे होते हैं,
तो अनिल अंबानी छोटे थे, मुकेश अंबानी बड़े, फादर बीत गए। अब मम्मी कहती है कि देखो ये तो उन्हीं को मिलना चाहिए। किनको? क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस उस टाइम चल रहा था टेलीकम्युनिकेशन का, तो बोला कि वो किसको दे देते हैं? अनिल अंबानी को। फिर वो वर्ल्ड के सिक्स्थ रिचेस्ट पर्सन भी बन गए कुछ दिन के बाद। उस टाइम पे कुछ मदर ने इन दोनों के बीच में नॉन कॉम्पिटेंट अग्रीमेंट भी साइन करवा लिए कि देख भाई, छोटे बेटे को अगर मैंने दे दिया है टेलीकम्युनिकेशन, तो बड़े भाई तुम मुकेश अंबानी तुम नहीं आ सकते किस बिजनेस में? टेलीकम्युनिकेशन में। 10 साल का रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए, यानी कि 10 साल तक तुम इस बिजनेस में नहीं आ सकते। 10 साल बीत गए, अब कहते अब तो आ सकते हैं ना, तो धमाके करके आ गए। कौन? मुकेश अंबानी। कौन सी वाले में धमाका करके आए? जियो के थ्रू। तो आज के डेट पे रिलायंस कम्युनिकेशन का नाम कोई सुनते हैं? नहीं सुनते हो ना? अभी दिखाऊंगा थोड़ा देर में, आप आइए वापस। तो इतना तो पता चल गया, कुछ रिलायंस कम्युनिकेशन भी कुछ हुआ करते थे, आज जियो है। लेकिन जियो वो इंडिविजुअल एक कंपनी वैसे है, वो अपना 100% सब्सिडी बना के काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो सारे के सारे बिजनेस चल रहा है वो एक ही नाम से चल रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जैसे मैं दिखाऊँ, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत इधर भी देखते ही चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी। मैं अभी कहाँ गया था? मनी कंट्रोल का कभी नाम सुना है? मनी कंट्रोल आपको दिख रहा है ऊपर? नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए था, बड़ा सा नहीं दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। ये दिख रहा होगा, छोटा सा ऊपर दिख रहा है। ये भी उन्हीं का है। किसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी बड़े भाई वाले का। कलर्स टीवी देखते हो, उन्हीं का है। इसी के अंदर आता है CNBC TV 18 के जितने भी नेटवर्क है सारे इसी के अंदर आते हैं। ऐसे ही बड़े थोड़े ना बने हैं। कितना बड़ा होगा बताइएगा? कितने बड़े होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज? किधर से आवाज आए? हैंडेज करो। क्या बात है, जनरल नॉलेज रखते हैं लड़के। रिलायंस इंडस्ट्री देखिए, कहाँ चले गए भाई? देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मैंने क्लिक किया। कितने बड़े हैं आज के डेट पे? अगर किसी को पता करना हो तो ये देख लीजिए, इसका टोटल मार्केट कैप सामने लिखा हुआ है। अब देख लीजिए कितना बड़ा है। ये दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? लैक्स में है, 2 जीरो इधर कर दो, करोड़ बन जाएगी। 100 लाख की 1 करोड़ होती है ना, तो वैल्यू कितने में है? लैक्स में है ना। तो 70 के इधर आप डेसिमल लेके आ जाओ। थके हुए से लग रहे हो आप लोग, आवाज नहीं दिख रही है? यहां पे कर दे तो करोड़ बन जाएगी। अरे कहाँ ध्यान है आप लोगों का? मान लीजिए मैं ये कहता हूं 100 लाख है, 100 लाख कितना करोड़ है ये? अरे ये 100 लाख है अगर, तो ये कितना करोड़ है? तो करोड़ करने के लिए क्या करना है बताओ ना मुझे? बस डेसिमल यहाँ करके 2 डिजिट हटा दो, हो गए ना 1 करोड़। लैक्स को करोड़ में कन्वर्ट करनी है तो 2 डिजिट पीछे डेसिमल शिफ्ट कर दो और कट करके हटा दो उनको। हटा दिया मैंने, ये लो 0.70 के बाद डेसिमल है ना, ये मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, इसको हटा दिए, इतना करोड़ बन गए। अब तो बोलना आसान है ना। कितना है बताइए? 16,70,000 करोड़। इतने मार्केट वैल्यू का है, लेकिन बैलेंस शीट का साइज इतना नहीं है। अब बोलोगे ये क्या मतलब हुआ? मार्केट वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू दोनों डिफरेंट चीज है। जैसे आज आपका मार्केट वैल्यू निकालते हैं, आपका, आपके पेरेंट्स का नहीं, आपका मार्केट वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे बताओ? 2 चीज होता है, एक बैलेंस शीट वैल्यू जो आज मेरे पास जितना संपत्ति है जो मैं लिख सकता हूं अपने बुक्स पे, एक जो मेरा वैल्यू है। आज कोई आपको अगर हायर करता है तो जितना आपको पे करेगा वो आपका वैल्यू है। आज आपके पास जितना संपत्ति वो बैलेंस शीट वैल्यू है, दोनों में इतना ही डिफरेंस है। हमने जितना संपत्ति रखा है बिजनेस में वो हमारा बैलेंस शीट वैल्यू है, इसको बोला जाता है बुक वैल्यू। बुक में क्या वैल्यू है? बुक पे जो लिखा हुआ जो हमने एंट्री डाल रखा है वो है हमारा बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? जितना लोग देने को तैयार है। इसका मार्केट वैल्यू कितना है? थोड़ा जल्दी, 16 लाख करोड़। मार्केट में लोग आज इतना दे रही है इनको। आज अगर रिलायंस का कोई बोले कि मार्केट वैल्यू कितना है तो 16.7 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का 1 ट्रिलियन होता है, बाद में देखेंगे। अब कोई बोलेंगे कि बैलेंस शीट वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू कितना है, तो बैलेंस शीट वैल्यू देखना है तो अभी मैं जो यहां गया था ना, मैं मनी कंट्रोल पे चले जाओ, यहां पे डाल दीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहां चले गए। जब इसके नीचे आओगे कुछ आपको यहाँ पे फाइनेंशियल्स दिखेंगे। ये दिख रहे होंगे कुछ फाइनेंशियल्स, दिख रही है? ये रहा
दिख रहे ना? आवाज़ ही नहीं आ रही, हाँ या ना? हाँ, एनर्जी दिखनी चाहिए। जब सुबह सुबह मेहनत करके आए हो नींद खराब करके, तो थोड़ा सा कुछ सीख के जाना है ना यहाँ से। सिर्फ पढ़ के, सॉरी, सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करके थियोरेटिकली अच्छा चलो आज का दिन भी बीत गया, कुछ तो पढ़ ही लिए होंगे, कुछ ऐसे नहीं, सीख के जाओ। देखो, सीखना और पढ़ना बहुत डिफरेंट है। जब हम पढ़ते हैं ना कि कोई चीज़ हम एक सॉल्यूशन बन जाए, क्वेश्चन का हम सॉल्व कर पाए, तो उस टाइम पे आपका दिमाग जो होते हैं ना वो लॉजिकली नहीं चलता है। बट वही चीज़ जब अपने लिए कोई चीज़ करते हो तो वहाँ पे लॉजिकली आप सारा चीज़ सोचते हो, सीखते हो, डिसीजन लेते हो। तो अभी सीखने के नज़रिए से कोई भी चीज़ पढ़ो। बाकी देखिए यहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस शीट दिख रही है कुछ? हाँ जी, मैं बैलेंस शीट पे क्लिक किया। बैलेंस शीट पे अगर गए, ये देखिए कुछ दिख रहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, दिख रहे कुछ? शेयर होल्डर, ये सारा कुछ दिख रहा है। आप सीधा आ जाओ नीचे, में सीधा चलता हूँ टोटल एसेट्स पे। ये आ गई टोटल एसेट्स। बैलेंस शीट की टोटल ही तो हमारा बुक वैल्यू है। जितना बैलेंस शीट में टोटल है उतना टोटल एसेट्स है, उतना संपत्ति है उस कंपनी के पास। मैं गया बैलेंस शीट में, ये देखिए कुछ आपको सबसे नीचे सीधा टोटल एसेट्स पे आ जाते हैं, बाकी कंपोनेंट पे एक एक करके आएंगे। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? कितना दिख रहा है टोटल एसेट्स? कितना दिख रहा है ये? 8,78,000 समथिंग। वैसे बता दूं, ये जो आपको जो डेटा दिख रहा है आपको सारे करोड़ में। अब वो लोग करोड़ में कैसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? फिर ऊपर जाओ, ये कहीं पे आपको लिख जाएंगे जितने भी डेटाज है सारे ऑल इन करोड़। भाई कहाँ है? अब उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड, ये रहा, ये दिख रहे हो सारे के सारे। देखो ऊपर क्या लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटीज, करोड़ में लिखा हुआ है। जितने भी डेटा है सारे किस चीज में है? रुपीज इन करोड़ में। तो कितने करोड़ हो गए बताइए? 8,78,000 करोड़। ये क्या है? ये क्या है? कौन सी वैल्यू? बुक वाले वैल्यू, बैलेंस शीट वाले वैल्यू। अब आपका बुक वैल्यू निकालते हैं। आपके जो कोई कुछ कपड़े पहने होंगे उसका वैल्यू, जूते पहने उसके वैल्यू, कुछ लोग वॉच पहने हुए उसका वैल्यू, कुछ पॉकेट में होगा उसका वैल्यू, यही होगा ना। आपका वैल्यू तो इतना ही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ये कौन सी वैल्यू है आपकी? बैलेंस शीट वैल्यू। निकालेंगे मुश्किल से 25-30 हज़ार 50 हज़ार का वैल्यू आएगा। तो क्या आज आप इतने में बिकोगे? बोलो सर बिकेंगे हम क्यों? हाँ, अगर आज आपके डेट पे आज आपको कोई अगर हायर करता है और कहते हैं कि चलो ठीक है, मैंने आपको 5 साल के लिए 1 साल के लिए इतना अमाउंट आप पे करते, वो क्या है आपका? मार्केट वैल्यू। क्या आज आपको कोई हायर करके लेके जाएंगे तो क्या 50,000 रुपया देगा आपका? तो क्या है वो? मार्केट वैल्यू। कहाँ से आया? क्यों ज़्यादा दे रहा है? आपकी बैलेंस शीट वैल्यू तो कहता है कि आपका 50,000 वैल्यू होना चाहिए। कुछ लोगों का ज़्यादा भी होगा, ज्वेलरी पहनने के उनका ज़्यादा हो जाएगा, है ना? मैं लड़कों का वैल्यूएशन किया था अभी, लड़कियों का नहीं। उनका ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ज्वेलरी का वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। हाँ जी, रेपुटेशन। देखो ध्यान से देखिएगा, आज अगर कोई आपको लेके जाएंगे, कोई कंपनी अगर खरीदता है आपको, तो वो आज को देख के नहीं वैल्यूएशन किया जाता है, फ्यूचर को देख के कि आप उसको कितना कमा के दोगे। तो आपको मैं बता दूं, जो मार्केट वैल्यू होते हैं कल के होने वाले इनफ्लो को, उनको इनफ्लो को बेस बना के निकाला जाता है। और बैलेंस शीट जो होता है आज को बताता है। आज अगर रिलायंस अगर लिक्विडेट हो जाए, अगर इसमें फ्रॉड पता चल जाए और आज अगर ये बंद होना पड़े, तो जो इन्वेस्टर है जिसने पैसे लगा रखा है उसको कितने पैसे मिलेंगे? ओनली 8,78,000 करोड़। अगर इसमें कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है तो, फिक्टिशियस एसेट समझते हो क्या होता है? क्योंकि बैलेंस शीट में जितने एसेट्स है वो एसेट्स क्या बताता है कि इतने संपत्ति है, उसको बेच के आप इतने पैसे रियलाइज कर सकते हो। यही है ना? मान लीजिए आज मैंने आपका 50,000 का वैल्यूएशन किया, तो उसमें कोई मोबाइल भी होगा आपका? होगा। अब मान लीजिए आपके बैलेंस शीट बुक वैल्यू में आपके मोबाइल आता है, आप मान लीजिए 25,000 का अगर आपका आता है या 20,000 का आता है, तो उसको बेचोगे तो 20,000 आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो भी आपका वो मोबाइल का वैल्यू आपका 20,000 है। अगर मान लीजिए आप बेचोगे 10,000 में, लेकिन बैलेंस शीट में बुक में आपने रजिस्टर पे लिख रखा है कि मेरा मोबाइल 20,000 का है, और बेचोगे तो 10,000 आएगा, तो उसमें से 10,000 आपका क्या है? वो फिक्टिशियस है। समझ आओ, गलत वैल्यूएशन करके रखा हुआ है आपने, सही वैल्यूएशन नहीं किया आपने। बैलेंस शीट हमेशा फेयर वैल्यू पे होना चाहिए, जितना रियलाइज कर सकते हो उतना वैल्यू होना चाहिए। और आज के डेट पे जब पढ़ते हो आगे, तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें यही बोला गया कि आपकी बैलेंस शीट फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। अगर मोबाइल अगर आपका 10,000 रियलाइजेबल है, तो मोबाइल को कितने दिखाओ आप? ओनली 10,000 ही दिखाइए। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर इसका बैलेंस शीट फेयर वैल्यू पे है, अगर इसका बैलेंस शीट फेयर वैल्यू पे है, तो आप मुझे बताइए कि इसका जो अगर एसेट्स इसको कंपनी लिक्विडेट करे तो कितने पैसे रियलाइज होगी?
तो फिर 8 लाख अगर रियलाइज होगा तो 16 लाख देने को क्यों तैयार है लोग? क्योंकि वो कहते हैं आज थोड़ा ना, ये तो चलती रहेगी ना, तो कल जो रिलायंस कमाएंगे वो तो 16 लाख करोड़ कमा के एक्यूमुलेट कर सकता है, इसीलिए उसको लोग आज मार्केट में कितना देने को तैयार है। तो मार्केट वैल्यू में और बुक वैल्यू में एक मेजर डिफरेंसेज है। बुक वैल्यू आज को बताता है, मार्केट वैल्यू फ्यूचर के जो ग्रोथ है उन सारे चीज को इनकॉर्पोरेट करके निकाला जाता है। आपको ये भी पढ़ना है क्या? वैसे हम कुछ भी बहस नहीं कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि पहला लेक्चर है, आपको एटलीस्ट फाइनेंस का बैकग्राउंड मिलनी चाहिए। बैकग्राउंड क्या है, आगे आपको पढ़ना है, ये कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू आपका किसका, रिलायंस के शेयर का जो मार्केट वैल्यू दिखा रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना का आपका सिलेबस का पार्ट है। तो जब वैल्यूएशन करने जाओगे तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप पढ़ते हो कि इसकी वैल्यू सर बैलेंस शीट वाली ये वैल्यू होती है। जैसे आप जाओगे आगे अकाउंट्स में पढ़ोगे मर्जर, तो वहां पे क्या होगा, जब कंपनी की जितना बैलेंस शीट की वैल्यू होगा ना वो उसको मार्केट वैल्यू बोला जाएगा। और मैं यहाँ पढ़ा होगा कुछ और, मैं बोलूंगा वो मार्केट वैल्यू नहीं होता है। मार्केट वैल्यू वो होता है जो कल जितना कमाने वाले, क्योंकि कंपनी बंद नहीं होने जा रही है, ये कंपनी चलती रहेगी, कल के डेट पे जितना भी कमा के एक्यूमुलेट करेगा वो किसका पैसे, वो किसका वैल्यू होगा। मान लीजिए कल जो जितने भी अगर कमा के एक्यूमुलेट करेगा उसी का वैल्यू है ना वो। तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, तो फ्यूचर में जितना कमा के लाएंगे ना सबका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसका वैल्यूएशन किया जाता है। तो बस एक चीज समझ जाइए, मार्केट वैल्यू में बहुत सारे चीज को कंसीडर किया जाता है। बुक वैल्यू जो आज है उसको बताते हैं। आज अगर आपको कोई 10 लाख 15 लाख 20 लाख अगर पे करते हैं तो वो क्यों पे करता है, क्योंकि उनको पता है कल उसको उतना कमा के आप दोगे, तो कल के जो आपका फ्यूचर है उसको चेक करके, सॉरी फ्यूचर को कंसीडर करके देन वैल्यूएशन किया जाता है। वो कौन सी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू। वापस आ जाए, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर लेते हैं। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, फंडेज करें, फंडेज करें जी, कहां से फंडेज करें, पहले ले लेते मालिक से, कंपनी के मालिक, इक्विटी होल्डर, ओनर्स फंड, पीछे वाले का ध्यान थोड़ा कम है। ये रहा इक्विटी। दो चीज होता है, एक जब बिजनेस शुरू करते हैं उस टाइम जो पैसे देते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अभी हम कौन सी कंपोनेंट को देख रहे हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। पैसे कहाँ से आते हैं, जब बिजनेस शुरू करते हैं मालिक कुछ पैसे डाल देते हैं, फिर उसके बाद बिजनेस शुरू हो जाती है, फिर प्रॉफिट कमाते हैं, फिर वो प्रॉफिट को क्या करते हैं, कुछ विड्रॉ करके बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं, बर्थडे का पार्टी देते हैं, मूवी देखते हैं। क्या 100% जितना कमाया सारा हम यूज कर लेते हैं? अगर जितना कमाया सारा अगर यूज कर लोगे ना, तो आपके गली में देखना कोई जनरल स्टोर वाले होंगे। बचपन में जब आप लॉलीपॉप खरीदने जाते थे उस टाइम भी उतना ही बड़ा दुकान होगा, और आज भी अगर उतना ही बड़ा है तो क्या करता है पता है, जितना कमा के लाता है उसका चाय पीता है, बिस्किट खाता है, मूवी देखता है, दोस्तों को बर्थडे पार्टी देता है। क्योंकि अगर कमा के रखोगे बिजनेस में तो बिजनेस का साइज बढ़ेगा ना। आपने मान लीजिए 1 लाख से एक जनरल स्टोर शुरू किया, आपने बिजनेस शुरू किया, अगले साल आपने 20,000 कमाया। अगर 20,000 कमा के पूरे 20,000 अगर आपने लोगों को पार्टी दे दिए, क्या कहते हैं, चाय पी लिए, बिस्किट खा लिए, तो फिर आपके अगले साल भी आपके जो बिजनेस की साइज है, दुकान की साइज है, कितना बड़ा रहेगा, 1 लाख का। क्योंकि आपने जो 20,000 कमाया था वो तो सारे खर्चे कर लिए, फिर अगले बार फिर 20,000 कमाओगे, फिर खर्चे कर लोगे, तो आपको हमेशा उस दुकान का साइज कितना बड़ा दिखेगा, 1 लाख का। लेकिन अगर उस 20,000 में से हम 10,000 या 5,000 का हम चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, क्योंकि वो तो खाना जरूरी है, ऐसा तो है नहीं कि 20,000 आप बिजनेस में ही डाल दोगे। अगर ये बोल रहे हो तो धोखे में जी रहे हो आप, आपको जीना भी तो है ना, तो पैसे तो चाहिए ना। आपके सारे पैसे बिजनेस से आ रहे तो बिजनेस में से कुछ तो रखोगे, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस में जो हम पैसे रख लेते उसको क्या नाम देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन कर लिया, अर्निंग में से रिटेन किया, तो किसके पैसे हो जाएंगे अगर रिटेन किया जाए तो, किसके पैसे हैं, उन्हीं का है जिसने बिजनेस शुरू किया था। तो क्या वो भी ओनर्स का ही फंड है? तो याद रखिए ओनर्स के फंड में 2 चीज आते हैं, एक इक्विटी, एक रिटेन्ड अर्निंग। आप लोग उसको रिजर्व बोलते हो, हमारे यहाँ रिजर्व से कोई मतलब नहीं है। तो क्या प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड के अंदर 2 चीज आ गए, क्या चीज, एक जो स्टार्टिंग में जेब से पैसे डाला और आगे कमाए हुए पैसे को रिटेन किया, दोनों चीजों को हम लोग इक्विटी में ही रखते। सीधा इक्विटी बोलेंगे तो दोनों चीज आ जाएगा, दोनों चीज। इक्विटी कैपिटल बोलूं तो स्टार्टिंग के पैसे और रिटेन अर्निंग, इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग दोनों को अगर मिला दे तो हम लोग क्या हो जाते हैं,
इक्विटी, ओनली इक्विटी बोला जाए तो ओनर्स के सारे फंड हो जाते हैं मतलब, ठीक है। कितना होगा इक्विटी से लाया हुआ पैसे, देखिए थोड़ा सा इधर देखो, दिख रहा है कुछ? कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ये रहा ऊपर। ये जो टोटल शेयर होल्डर्स फंड दिख रहे हैं ना, इसमें देखो दो चीज होगा आपका। शेयर होल्डर्स फंड में देखो इक्विटी कैपिटल दिख रही है, ये रहा देखो। ये वो पैसे हैं, सुनते रहेंगे फटाफट, ये वो पैसे हैं जो स्टार्टिंग में सारे मालिक मिलके पैसे लगा रखा है। कितने मालिक है इसमें, कितने मालिक होंगे? 50% का मालिक है मुकेश अंबानी, बड़े भाई। छोटे भाई पे अभी नहीं आए, छोटे भाई का भी बैलेंस शीट दिखाऊंगा, आपका दिल दहल जाएगा। जो किसी टाइम पे वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, वो आज रोड पे हैं, और ये आज के रेट पे ये कंसिस्टेंट चलने वाले बड़े भाई है। तो कैसे होता है वो, इसीलिए बार बार कहते हैं कि फंड को सही से मैनेज करना चाहिए। आपके पास जो पैसे आते हैं अगर उसको सही से यूज नहीं किया, अभी हम यूज की तरफ गए नहीं है, जब यूज पे जाएंगे तब आपको दिखाऊंगा दोनों भाई में कितने डिफरेंस है। जो एक टाइम पे वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, आज रोड पे हैं। क्यों? क्योंकि उसने फंड तो प्रोक्योरमेंट कर लिए, लेकिन उसको यूटिलाइज जो करना था ना वो सही से नहीं कर पाए। हमें फंड को हमेशा वही यूटिलाइज करना चाहिए जहां आपकी एक्सपर्टीज है। समझ में आ गया? जहां एक्सपर्टीज ना हो वहां अगर पैसे लगाओगे तो क्या होगा, डूबना कंफर्म है। तो उसने कुछ ज्यादा ही फुदकने लग गए थे छोटे भाई, कौन? अनिल अंबानी। वो ज्यादा फुदकने लग गए, जब बहुत ज्यादा अमीर बन गए तो ऐसे ऐसे बिजनेस में वो यूटिलाइज करना शुरू कर दिया जिस पे उनका एक्सपर्टीज नहीं था। इंटरटेनमेंट में जाना, डिफेंस में जाना, भाई तुम्हारा वो एक्सपर्टीज थोड़े ना है। तुम टेलीकम्युनिकेशन तुम्हारे को दिया गया था, तुम उस पर अगर कंट्रोल किए होते तो आज जो जियो कर रहा है तुम अपना कर रहे होते। ध्यान से सुनिए, जियो तब आए जब वो नॉन कॉम्पिटेंट अग्रीमेंट जब उसका खत्म हो गया 10 साल का, 10 साल तक वो एंटर नहीं किए क्योंकि उसके मदर ने क्या करा था, नहीं तुम नहीं आ सकते, छोटे भाई को मैंने टेलीकम्युनिकेशन दिया है, बड़े भाई तुम नहीं आ सकते। बड़े भाई कहते तब तो आ सकते ना जब 10 साल बीत जाएंगे। जियो तब लॉन्च हुई जब 10 साल बीत चुका था उनके पार्टीशन का। समझ में आ गए? तो अभी हम प्रोक्योरमेंट पे हैं। तो ये जो फंड जो है अभी जो हम बता रहे हैं इसमें 50% किसका है? 50% है मुकेश अंबानी का, और 50% ये देखो यहां दिख रहा होगा आपको, ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप दिख रही है, टोटल मार्केट कैप का मतलब टोटल मार्केट वैल्यू, फ्री फ्लोट। हाँ जी, पीछे वाले सब बताएंगे फटाफट। फ्री फ्लोट जो शेयर या जो, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, प्रोमोटर के पास, प्रोमोटर कौन होते हैं? जो कंपनी बनाते हैं। प्रोमोटर के पास जो शेयर होते हैं वो फ्री नहीं होते ट्रेड करने के लिए, वो बेच नहीं सकता है। मुकेश अंबानी आप सीधा आके मार्केट में अपना शेयर नहीं बेच सकता है। ओके, शेयर बेचने का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस में पैसे लगा रखा है। शेयर का मतलब एक ही चीज है, पार्टनर होते हैं ना, जैसे बिजनेस में पार्टनर होना, कंपनी का शेयर होल्डर बनना, दोनों एक ही चीज है। आप उसके हिस्सेदारी खरीद के बैठे हो। देखिए इसमें फ्री फ्लोट वो है जो पब्लिक के पास है, फ्री फ्लोट वो है जो पब्लिक के पास है। टोटल हो गया। आप मुझे बताइए फ्री फ्लोट कितना है? इसमें 2 डिजिट इधर करके 8,52,000 करोड़, और टोटल कितना है? 16,70,000 करोड़। तो फ्री फ्लोट वो है, उसका मालिक पब्लिक है। ठीक है, अब पब्लिक में FII DIA सब आ जाएगा, वो सब क्या होता है हम आगे बताएंगे आपको धीरे धीरे, एक ही बार में ज्यादा हैवी ना हो जाए। तो और बाकी जो है प्रोमोटर का है। तो प्रोमोटर कितना है इसमें? बैलेंस हटा दो ना उसमें से, 16,70,000। कैलकुलेटर रखा करेंगे सब लोग, कैलकुलेटर तो आज लेके आए हैं ना सब लोग? हाँ जी, 16.7 माइनस 8.52, मोटा मोटा कह सकते हैं 50-50 का रेशियो दिख रहा है क्या? है ना? तो 50% जो आपका मुकेश अंबानी के पास है और 50% उसका मालिक कौन है? अदर्स है। तो सारे लोगों ने रिलायंस को बनाते टाइम कितने फंड दे रखा है? जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम मत लगाओ। कितने पैसे दे रखा है ये बताइए। ये रहा देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है? ये सारे करोड़ में, ये वैल्यू करोड़ में, उधर लैक्स में था। ये कितने हैं? 6,765 करोड़, यही है ना? तो क्या मैं मोटा मोटा ये बोल सकता हूं कि 7,000 करोड़, 7,000 करोड़। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री जब बनाया गया था, जब बिजनेस शुरू किया, और बाद में भी जो लोगों ने अपना पैसे लगा रखा है, ओनली 7,000 करोड़। कितना लगाया गया इसमें? सिर्फ 7,000 करोड़। और ये बिजनेस चलाते चलाते प्रॉफिट कमाया रखा, प्रॉफिट कमाया रखा, रखते गए, एक्युमुलेट करके उन्होंने अपना रिटेन्ड अर्निंग कितना बना लिया बताइए? उन्होंने रिटेन्ड अर्निंग बना रखा है 4,64,000 करोड़। मतलब समझ के चलो आप, 7,000 लगा के, 7,000 लगा के 4 लाख हमने जमा किया है अपने बिजनेस में। जब बिजनेस शुरू किया था कितने लगा के?
7,000 लगा के जब उसमें से प्रॉफिट कमाया रखा, प्रॉफिट कमाए रखे, कुछ बांटे, कुछ बांट दिए चाय पीने के लिए, बिस्किट खाने के लिए, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलेंगे। तो ये कुछ बांटते गए क्योंकि उतना चाहिए भी, इन्वेस्टमेंट कर रखे है तो, और बाकी हम बिजनेस में एक्यूमुलेट करते जाएंगे, रिटेन करते जाएंगे। कितना रिटेन कर लिए? 4.6 लाख करोड़ कह सकते हैं। ओके, मोटा मोटा दोनों को मिला के 5 लाख करोड़ मान ले। हमें क्या एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, मोटा मोटा ही सोचते हैं, 5 लाख करोड़ बोल देते हैं राउंडिंग ऑफ करके। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इक्विटी आज के डेट पे 5 लाख करोड़ है? 4.67 और 7,000 उधर, वैसे तो 4.6 ही है। 5 लाख बोलने में कोई बुराई है क्या? हमारे घर से कुछ चला जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो चलो एक काम करते हैं, 5 लाख CR ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखिएगा। इंडियन जितने भी रिपोर्टिंग करेंसी जो है, जो मैक्सिमम जो आपका जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है, वो करोड़ से बड़ा वैल्यू, अरब खरब नहीं लिखा जाता है। पढ़ने के लिए तो पढ़ लिया होगा। 100 करोड़ क्या हो जाता है? 1 अरब। 100 अरब हो जाएगा तो 1 खरब। इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया जाता है। सबसे बड़ा डिनोट करने का जो करेंसी को हम नोट करते हो, सबसे बड़ा करोड़ है। तो अब मुझे बताइए, अब 5 लाख करोड़ बोलते हैं, इसीलिए ऐसे ही बोला जाता है 5 लाख करोड़। और 1 लाख करोड़ कितना होता है? 1 ट्रिलियन। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने जो भी लिखा है 5 ट्रिलियन है ये। 1 लाख करोड़। ट्रिलियन कितना होता है पता है? ट्रिलियन पे कितना जीरो? आप लोग भी सांबित पत्रा बन गए हो लग रहा है। करोड़, ट्रिलियन पे कितना जीरो नहीं पता। हमारा इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन का होने वाला है, बट 5 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन पे कितना जीरो पता ही नहीं है। चलो वापस आते हैं। देखो यूएस में जो सेपरेटर यूज किया जाता है 3-3 डिजिट पे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखो 1000, lakhs, करोड़ ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन जब यूएस में जाओगे तो यूएस के जो लोग यूज करते हैं वो ऐसे नहीं यूज करते, वो यूज करते हैं 1000, इतना 1000 है, ठीक है, फिर मिलियंस 3 डिजिट, फिर अगले बार 3 डिजिट बिलियंस, इसके बाद फिर 3 डिजिट ट्रिलियंस। तो ये कितना है? ये कितना है बताओ? ये है 1 ट्रिलियन। इसको एक और भी चीज बोल सकते हैं, यहां तक था आपका बिलियन, क्या मैं बोल सकता हूं 1000 बिलियंस? इतना ही नहीं, यहां से यहां तक था इतना मिलियंस, इसको हम बोल सकते हैं, देखो कितना है 1 लाख नहीं बोल सकते, 10 lakhs, मिलियन बोलना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये कह सकते हो 1000 मिलियंस, 1000 मिलियंस। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? जस्ट अ मिनट, अरे उल्टा कर दिया ना मैंने, ठीक है। 1000 बिलियन को 1 ट्रिलियन बोलते हैं। 1000 उल्टा कर दिया था मैंने, ऐसे मत समझा करो, ऐसे समझोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ऐसे होता है। 1000 मिलियन को हम लोग बोलते हैं 1 बिलियन बोलते हैं, ठीक है। और जब 1000 बिलियन हो जाता है तो 1 ट्रिलियन बोलते हैं। ओके, वापस आते हैं, यानी कि 12 डिजिट हो जाएगा तो कितना बन जाएगा वो? 1 ट्रिलियन बन जाएगा। हाँ जी, 5 लाख करोड़ से फंड आ गए। कितना फंड रिटेन किया उसने? 4 पॉइंट समथिंग। लगाया कितना है? 7000 समथिंग। क्या अब उसने बाहर से भी तो फंड लाया होगा? कहां से? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड पे हम लोग, जिसको बोला जाता है डेट। अब डेट में भी 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। हमें उतना डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। डेट से कितना फंड लाया गया, अब आप मुझे बताओ टोटल कितने था इसमें? 8,78,000 करोड़। क्या बात है, इंटरेस्ट इनको ज्यादा। 8,78,000 करोड़, मोटा मोटा 9 लाख बोल देते हैं। 9 लाख में से 5 लाख क्या है? इक्विटी। तो 4 लाख कहां से? डेट से। वेरी सिंपल, ज्यादा क्यों दिमाग लगाना है। 4 लाख कहां से है? डेट से है। अब ध्यान से सुनना, यहीं से शुरुआत होती है कंपनी की बनने की प्रोसेस या डूबने की प्रोसेस। यही डुबाएगा इसको या यही बनाएगा? जब अनिल अंबानी की बात करते हैं, छोटे भाई ज्यादा प्यारे, पहले मेजर 2 बिजनेस हुआ करता था, ऐसे समझ जाओ रिलायंस के अंदर, एक टेलीकम्युनिकेशन और एक पेट्रोकेमिकल। ये रिफाइनरीज, ये ऑयल जो होते हैं ना प्रोड्यूस करते हैं, रिफाइनरीज में थे ये, और उधर थे टेलीकम्युनिकेशन। ज़्यादा ग्रोइंग क्या था उस टाइम पे? टेलीकम्युनिकेशन। ज़्यादा प्यारे कौन होते हैं? छोटे। अनिल अंबानी को मदर ने बोला दे दो, क्योंकि फादर तो जा चुके थे, उसके बाद उसका डिवीजन हुआ था।
जो चलने वाले पहले से जो चलते हुए बिजनेस कौन सी था? रिफाइनरीज का, पेट्रोकेमिकल, जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले, जो क्रूड ऑयल वगैरह है इनको जो प्रोड्यूस करते हैं वो वाले, तो वो किसको दे दिए गए? बड़े भाई को। अब आप मुझे बताइए, वो ग्रो करने लग गए, वो ज़्यादा अच्छा कर रहा था, कौन? अनिल अंबानी। फिर उसने अपना हाथ पैर ज़्यादा फैलाना शुरू किया, इंटरटेनमेंट, डिफेंस, ऐसे ऐसे एरिया में उसने पैसे लगाया। अब आप मुझे बताइए, बड़े लोग तो लोन तो मिल जाता है, यहाँ से शुरू होती है डूबने की कहानी। बहुत ज़्यादा डेट ले आए। अब इसको क्या करेगा बताइए? यूटिलाइज करेंगे। ऐसे जगहों पे यूटिलाइज कर रहे हैं जहां से हम कमा के नहीं ला रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, डेट होना अच्छा या बुरा इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपके पैसे यूज कहाँ हुआ है। जैसे अभी सोचिएगा, आप लोन लेके मान लीजिए पढ़ रहे हो, ठीक है, लोन लेके पढ़ रहे हो, और वो लोन को अगर सही ढंग से यूटिलाइज कर लिया, सही तरीके से अगर यूटिलाइज किया अगर उसको, तो मान लीजिए 6 महीने में, जैसे एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर गए, उसके बाद इमीडिएट कमाना शुरू किया, आप लोन को रिपेमेंट कर दोगे फटाफट, सब कुछ अच्छा हो गया। और मान लीजिए अगर यूटिलाइजेशन सही से नहीं हुआ उसका, अरे हमने जो पैसे लाया उसको क्लासेस तो ले लेंगे बाद में, पहले दोस्तों को बर्थडे का पार्टी मिलनी चाहिए, उस पैसे से पहले पार्टी कर लिया, क्लासेस को पोस्टपोन कर दिए। समझ में आ गया? महंगे मोबाइल होना चाहिए, आईफोन अब तो 16 आने वाले, वो होनी चाहिए, देखेंगे ना दोस्त, है ना? यानी कि महंगे महंगे गजेट होनी चाहिए, वो क्यों? दिखावे के लिए। आपने यूटिलाइजेशन क्या किया? ऐसे जगहों पे यूटिलाइज किया जो फंड अब आपको जनरेट करके नहीं दे रहे हैं। अब दिक्कत क्या होगा? देखो, पैसे कहाँ से लाए थे? डेट से। डेट का क्या खासियत होती है? आप कमाओ या ना कमाओ, आपको पे करने पड़ेंगे। अब इधर से कमाओ के लाओगे नहीं, मैं उधर जो रखूंगा ना राइट हैंड साइड में, यूटिलाइजेशन है हमारे लिए, जो एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड है, सोर्स ऑफ फंड था हमारा। जब वहां से पैसे लाओगे नहीं, जब इंटरेस्ट पे करोगे तो क्या होगा बताइएगा? कहां से पे करोगे? नहीं, इक्विटी में तो चलो 5 लाख डाल दिए, अब दोबारा बार बार तो लाएंगे नहीं, तो एक काम करेंगे ना, अपने संपत्ति बेच बेच के करेंगे, एसेट्स बेच बेच के करेंगे। रिजर्व जो रिटेन किया हुआ था ना, प्रॉफिट, उसमें से अब हम पे करेंगे। ठीक है, कह सकते हो सही ही था। इक्विटी में से करेंगे, मतलब जो हमने बचा के रखे थे ना रिटेन अर्निंग, उसको अब खर्चा करना शुरू करेंगे। अब आप मुझे बताइए, ये 5 लाख में से मान लीजिए 1 लाख लोन रिपेमेंट करने में आपने दे दिया, तो कितने पे आ जाएगा? ये 4 लाख में। अभी भी आप इधर से कमा के नहीं ला रहे हो, तो ये जो बचा के रखा था उसी में से पे करोगे। तो अब आप मुझे बताइए, अभी मैंने 8 लाख का अगर रखा है, सॉरी 5 और 4, 9 लाख का अगर फंड इधर से आया है, तो इधर यूटिलाइज भी कितना हुआ होगा बताओ? अरे 9 लाख का फंड बिजनेस में आया है, तो हमारा यूटिलाइजेशन भी कितने में होंगे? 2 में। तो आपको मैं बता दूं, यूटिलाइजेशन में भी हम 2 कैटेगरी रखते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। सुना होगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक हम कहते हैं ये है हमारा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये सब इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंस का बेसिक्स जान रहे हैं हम, पूरे के पूरे सिलेबस का बैकग्राउंड ले रहे हैं और कुछ नहीं है। इससे क्या होगा? डायरेक्टली अभी आज की क्लास हमारा जितना भी होगा वो डायरेक्टली आपको कुछ ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस आने जा रहा है, लेकिन आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे सब में ये टर्म्स वगैरह ये सारा चीज यूज होगा। पूरे के पूरे फाइनेंस इसी 2 पे घूमता रहेगा। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल का एक अलग से चैप्टर, अभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये देखो, नॉन करंट एसेट्स क्या होता है बताइए? जैसे मशीन खरीद लिया, किसी बिल्डिंग में हमने पैसे लगा दिए, ये सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। इसको कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम से एक चैप्टर मिलेगा आपका। इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो होगा आपका, इसमें ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ जाएंगे। इधर से आपका एक चैप्टर मिलेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब हम ये बोलेंगे कि हमारे कंपनी में कितना वर्किंग कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल को फंडिंग कहां से किया जाए। टंडन कमेटी वगैरह कुछ बना रखा है जिसका फंड रेज करते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये वर्किंग कैपिटल में फंड कहां से लाए? सॉरी जस्ट अ मिनट, फंड कहां से लाए? क्या अरे ये जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल में फंड कहां से लाए? इक्विटी से फंड हम वर्किंग कैपिटल में लगाएं या हम डेट का फंड वर्किंग कैपिटल में लगाएं? तो टंडन कमेटी कहता है देख भाई 75% तुम्हें लगाने पड़ेंगे, क्या कहते हैं 75% यहां से मिल जाएगा, लेकिन 20% तुम्हें यहीं से लगाने पड़ेंगे। ये सब चैप्टर में पढ़ना है हमें, ये सब रूल्स बना रखा है। बैंक्स का रूल है कि देखो वर्किंग कैपिटल की अगर फंडिंग कराना है तो तुम्हारे को अपने पैसे से लगाने पड़ेंगे 25%, 75% तुम्हें बैंक से लोन लेने को परमिट करते, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हम। बात समझ में आ गई? तो कहाँ कहाँ पैसे लग गए बताइए? नॉन करेंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। एक काम करते, मिल जाएगा क्या हमें यहाँ से वर्किंग कैपिटल फटाफट, अगर देखना चाहे तो मिल जाएगा क्या? करंट एसेट सही है? कुछ विजिबल है पीछे वाले को?
थोड़ा और बड़ा करो, क्या है, अगर नहीं विजिबल है तो बोलेंगे, इतना शांत रहने से मज़ा नहीं आता है, फिर लगे कोई लोरी सुना रहे, फिर फ्लैट हो जाओगे, है ना जी। आ रहा है ना, ठीक है। तो एक काम करेंगे, मुझे बताइए, ये देखो ऊपर में देखिए करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स का टोटल वैल्यू, अब करंट एसेट्स में अलग अलग कंपोनेंट है ना, उतना हमें क्यों जानना है अभी, उतना हम डिटेल थोड़े ना देखने जा रहे हैं। कितना आ गया टोटल करंट एसेट्स, ये रहा ना टोटल करंट एसेट्स, कितना दिख रहा है, 2.2 का दिख रहा है, दिख रहा है 2.2 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़ है ना, ठीक है। क्या इसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाए तो वर्किंग कैपिटल आ जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। एक काम क्या किया हम लोगों ने, जो टोटल एसेट्स लिया है ना उसमें सारा मिला के ले लिया है, सारा मिला के ले लिया है। तो मैं आगे इसको कंपोनेंट को माइन्यूटली इसको सेग्रीगेट करना सिखाऊंगा जब हम वहां पहुंचेंगे, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, टोटल नॉन करंट एसेट्स लेको बैलेंस में डाल देते हैं। कितना है टोटल नॉन करंट एसेट्स बताइए, इसमें टोटल नॉन करंट एसेट्स कितना है इसमें, 6.5 का। चलो ऐसे हम सीधा भी काम करते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल सेग्रीगेट करना मैं आपको आगे सिखाऊंगा, क्योंकि हमने टोटल एसेट्स के अंदर ना पूरा ले लिया है। तो अभी मोटा मोटा काम करते हैं, इसको हम रख लेते हैं अभी 6 पॉइंट कितना था, 5, 6.5 ही रखते हैं। चलो 6.5 लाख करोड़ हमने किस में लगा दिया, नॉन करंट एसेट्स में। तो जो बैलेंस है ना वो आपका वर्किंग कैपिटल है, समझ में आ गया। वर्किंग कैपिटल से भी अच्छा खासा लेंदी चैप्टर है, वहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी मुझे बता दीजिए 9 में से 6.5 चला गया, कितना हो गया बताइए, 2.5। 2.5 हमारा कहाँ से आ जाता है, 2.5 लाख करोड़ का हमारा वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। अब ये बिजनेस शुरू हो जाता है। अभी मैं बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेजर 3 बिजनेस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज के डेट पे खास करके मेजर 3 बिजनेस है। कौन कौन सी बताइए कोई, रिटेल, पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशन। क्या बात है, बढ़िया, मजा आएगा। फिर ऐसे ही अगर आवाज आने लग गया तो आगे बहुत मजा आएगा। हाँ जी, एक आपका पेट्रोकेमिकल है, एक रिलायंस रिटेल है, रिटेल बिजनेस में डील करता है, और एक इसका टेलीकम्युनिकेशन है। वैसे बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग किया गया है मुकेश अंबानी के थ्रू। 3 बच्चे उनके, 3 बिजनेस मेजर रखा है उन्होंने, कि आने वाले टाइम पे तीनों जो है वो तीनों को दे दिया जाएगा। एक दे दिया जाएगा एक ब्रदर को, एक दूसरे ब्रदर को, और एक अपने बेटी को। यानी कि 3 बिजनेस रखा हुआ है, 3 उसके जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से प्लानिंग कर रखा है, और उसी तरीके से बिजनेस को भी सेग्रीगेट करता जा रहा है। इवन वो सेग्रीगेट करके इतना इंडिविजुअल कंपनी भी बनाने वाले, समझ में आ गए। तो अब आइए वापस, बिजनेस शुरू होता है, ये यूटिलाइजेशन हो गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए। इधर वाले जो पोर्शन है ये क्या है हमारा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है। इधर की जो दोनों कंपोनेंट है वो हमारे लिए क्या है बताइएगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अब आप देखिए, आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं सबके लिए एक एक करके कैसे देखिए। क्या कंपनी ने फंड रेज किया है, खर्चा भी होता होगा, फ्री में फंड रेज किया है क्या, नहीं, खर्चा होता होगा। किस पे खर्चा होगा बताइएगा, डेट पे, इक्विटी पे खर्चा नहीं होता, इक्विटी पे खर्चा नहीं होता। आपने क्या पढ़ा है, बिजनेस सेपरेट एंटिटी है, हाँ या ना, हाँ ना। आज के रेट पे ऐसे सोचिए आप, अगर कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो ये तो सोच रहे क्या कि हमारे जितने भी ये कहीं ना कहीं से फंड रेज किया गया है। भाई मालिक ने भी जो फंड दिया है फ्री में नहीं दिया है, उसका भी कुछ उम्मीद है कुछ कमाने की। आने वाले टाइम पे रिलायंस उनको भी कुछ पे करते हैं, मालिक को कुछ नहीं पे करता क्या, बताओ ना। मालिक को पे नहीं करते हैं डिविडेंड, तो क्या कंपनी का खर्चा नहीं हुआ, हुआ ना। तो वो खर्चे हैं ना, कौन पॉकेट से देते हैं, प्रॉफिट से देंगे। तो प्रॉफिट तो किसका था, बिजनेस का ही था ना। मान लीजिए हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम बिजनेस में समथिंग रुपीज कमाए हैं, है ना। अब हम उसमें से पे कर रहे हैं कुछ, तो वो प्रॉफिट जो कमाए वो बिजनेस का था, बिजनेस से हम पे करें तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि हमने इतने % का खर्चा किया, मालिक को भी हमने पे किया है, तो इसीलिए इक्विटी का भी कॉस्ट आता है। और भी अगर कुछ है तो ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, तो इक्विटी का भी कुछ कॉस्ट होता है, डेट का भी कुछ कॉस्ट होता है, सारे कॉस्ट को बोला जाता है कैपिटल का कॉस्ट, और इन दोनों को मिला के यहाँ कैपिटल बोला जाता है। क्या है, कैपिटल। चलिए देखिए, वैसे अभी आपका क्या कहते हैं,
बुक्स तो आपके नहीं आए हैं अभी, बट जब आएंगे तो उसके कंटेंट जो होंगे, वो सिलेबस देख चुके हैं हम, जो प्रपोज सिलेबस है उसमें कंटेंट में कोई चेंजेज आपका नहीं है। पेपर के पैटर्न में चेंज हो सकता है, जैसे अभी एमसीक्यू नहीं आते हैं, प्रपोज्ड है कि आने वाले टाइम के आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे, तो उसके क्वेश्चन की पैटर्न चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो कोर्स कंटेंट है, जो आपको जो पढ़ना है, वो सारा चीज़ क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। इस उम्मीद से मैं थोड़ा देर के लिए चलता हूँ आईसीआई की वेबसाइट पे, ठीक है जी। मैं चलता हूँ आईसीआई पे, वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी सब डाउनलोडेड है, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग आ जाता है कि हाँ हम ऐसे सोर्स पे जाके चेक कर रहे हैं जो सोर्स हमारे लिए रिलायबल है। क्या पता हमने बना रखा अपने मर्जी से जो भी मर्जी लिख दिया हो, ठीक है। चले गए, आप लोग को यहाँ पे चले जाते हैं स्टूडेंट पे, स्टूडेंट पोर्टल पे जाते हो ना आप लोग, स्टूडेंट से कहाँ जाते हो, फिर उसके बाद स्टडी मैट देखना हो तो BOS नॉलेज पोर्टल पे चले गए, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे नीचे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्लिक हियर टू विजिट द BOS नॉलेज पोर्टल। मैं चला गया यहाँ पे, इस पर भी क्लिक कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नीचे आपको आ रहा है स्टडी मटेरियल। अरे बादशाह भाई तू क्यों आ रहा है बीच में, क्लोज आ रहे कुछ स्टडी मटेरियल दिख गया। मैं स्टडी मटेरियल पे क्लिक कर दिया। इंटरमीडिएट, थके हुए से लग रहे कुछ लोग, इतना जल्दी थक जाओगे तो कैसे होगा। दिख रहे कुछ आपको यहाँ पे 8 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये आने वाले टाइम पे आपको कितना दिखेगा, 6 पेपर ही बस दिखेंगे, और इसमें 6 से वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पेपर होंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने कर दिया क्लिक हियर। जब यहाँ पे जा रहे थे देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। स्टडी मटेरियल फॉर, ये तो मई 2022, अरे ये कुछ ज़्यादा ही पुराना वैसे ही दिखा रहा है, ये अपडेट नहीं करता अपने आप को। देखिए कुछ दिख रहा है आप लोग को, बहुत सारे चीज़ है, मैं आपको बता दूं। देखिए चैप्टर 1 कुछ दिख रहा है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बिल्कुल थियोरिटिकल चैप्टर या थियोरी आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये भी आपका थियोरी है, जो अभी बता रहे थे ना कहाँ कहाँ से फंड रेज करना चाहिए, उसी बहुत सारे टाइप्स के फाइनेंसिंग होते हैं, ये भी थियोरी है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेशियो एनालिसिस, खास करके ये जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये इसको इनडेप्थ जब एनालिसिस करना होगा तो रेशियो से हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने अभी बोला बुक वैल्यू इसका कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है, एक रेशियो आ जाएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो या बुक टू प्राइस वैल्यू रेशियो। क्या हो गया, वो रेशियो बताते हैं कि हमारे बैलेंस शीट क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। अभी डेट इक्विटी रेशियो कुछ आएगा, ये बताना चाहता है कि डेट के रेस्पेक्ट, इक्विटी के रेस्पेक्ट में कितना डेट हमने रेज किया हुआ है। ये सारे ओवरऑल ये चारों कंपोनेंट को रेशियो करके एनालाइज किया जाता है। रेशियो का क्या खासियत होता है देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे मैं मान लीजिए एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, थोड़ा फटाफट मुझे आंसर देंगे। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, ये कंपनी प्रॉफिट करता है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ये 1000 रुपीज़ की, ये प्रॉफिट करता है 5000 रुपीज़ की। आपको क्या लग रहा है दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? फटाफट, बी, बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूँ इसने इन्वेस्ट कितना किया है, इसने इन्वेस्ट किया है मान लीजिए 10,000 रुपीज़, सुनिएगा ध्यान से, इसने कितना इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज़, और इसने इन्वेस्ट किया है आपका 2 लाख रुपीज़। इसने कितना इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपीज़। आप मुझे बताइए कौन सी बिजनेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? अभी तो आप बी कह रहे थे, गिरगिट के जैसे रंग बदलते हो आप लोग। हाँ जी, देखो हमारे पास एक डेटा था, एक डेटा तो हम वैल्यू से ही डिफाइन क्या कहते हैं डिसीजन देंगे। जैसे ही हमारे पास 2 डेटा आ गया, अब कंपैरेटिव डिसीजन दे रहे हैं। ये कंपैरेटिव डिसीजन कहाँ से आती है? रेशियो से। ये रेशियो बनाया जाता है, बिल्कुल। किसी के बोला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, मजा आएगा आगे। इस तरीके से जब टेक्निकल वर्ड वगैरह बोलते हैं तो लगता है कि आपको फाइनेंस आता है, ये आपको पढ़ना है, आगे रट्टा लगाना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट पे कितना कमाया। बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना हमारा कितना परसेंट है? 10%। यहाँ पे कितना है बताओ? ओनली 2% आएगा, 2.5%। तो आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ 2.5% कमा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट पे कितना कमा रहे हैं? 10%। तो आपका कौन अच्छा हो गया आपके लिए? ए। ये खासियत किसकी है? ये रेशियो की। तो ये आपका हम लोग रेशियो में पढ़ाएंगे, यानी कि रेशियो में कुछ एक कंपोनेंट नहीं, ओवरऑल एनालिसिस होते हैं, और ये बहुत ही हाई लेवल की चीज होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या करते हैं मैं बता दूं आपको। ये जो अभी आपने लिखा है ना, ये है हमारे लिए कैपिटल। कैपिटल पे कितना खर्चा होता है ये कैलकुलेट करवाएगा आपसे, कैलकुलेट करवाएगा। बोलोगे ये कैलकुलेट क्या करना है? जितने पे लोन लिया ये खर्चा हो गए। मान लीजिए मैंने लोन लिया 10% पे, 10% खर्चा है हमारा,
क्योंकि परसेंटेज में निकाला जाता है कॉस्ट वगैरह। जब भी कॉस्ट हो, रिटर्न हो, ये परसेंटेज में निकाला जाता है। 10% पे लोन लिया, कितना कॉस्ट है जी? मैंने, अब डेट है तो इंटरेस्ट तो होगा ना, डेट है तो इंटरेस्ट होगा। 10% का इंटरेस्ट है मान लो, कितने परसेंट कॉस्ट? मजा नहीं आया, परसेंटेज में बोला जाता है। देखो ध्यान से, अब इस लेवल पे आके जब भी कभी रिटर्न पूछा जाए आपसे, अमाउंट में नहीं बताओगे। जब भी आपसे कॉस्ट पूछा जाए, अमाउंट में नहीं बताओगे, कैसे बताओगे? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे बताया जाए? तो हो गया ना, 10% पे लोन लिया, 10% कॉस्ट है, तो इसमें कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा? हमें एक चैप्टर क्यों बना दिया गया बताओ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का क्या कॉस्ट है, एक चैप्टर क्यों बना दिया गया? सुनिए सुनिए कहानी। हमने लोन लिया, मान लीजिए ऐसे ही, मैं छोटा अमाउंट कर देता हूं, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएंगे। कितने का लोन लिया? 1 लाख का, ठीक है। क्या जेब में 1 लाख आएंगे? हम कोई चाइनीज बोल रहे क्या? इतने शांत हो आप लोग। 1 लाख रुपीज लोन लिया, 1 लाख जेब में आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लोन लेने जाओ ना, पता चलेगा, नहीं आएगा। 75% नहीं, इतना नहीं होता है, 1-2% इसमें से गायब हो जाएगी। प्रोसेसिंग फी नहीं देगा इतना। होम लोन लेने जाइए 50 लाख, 50 लाख जेब में नहीं आएगा, 40 लाख 50,000 आएगा, 50,000 गायब हो जाएंगे आपको इसमें से। समझ में आ गई बात? इसको आगे हम पढ़ेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में। इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट, इशू कॉस्ट। अगर डिवेंचर होगा तो इशू करेंगे, उसका खर्चा आएगा। लोन होगा, प्रोसेसिंग फी। हाँ जी, चाइनीज तो नहीं बोला ना। 1 लाख का लोन लेंगे, 1 लाख जेब में आएगी? नहीं आएगी। कितना आएगी? कुछ कम आएंगे। अरे क्यों क्वांटिफाई करना है, कुछ कम आएंगे। ठीक है, कुछ कम कर दिया। कितना कम कर दे? 2% कम कर दे, 2% कम कर देते हैं, 98,000 आ गई। जेब में कितना आया इसके पास? 98,000। ये सब लिखना मत आप लोग, अभी मैं ऐसे रफली बता रहा हूं। कितने परसेंट पे लोन लिया था? 10% आज के रेट पे कम हो जाएगा। 8% तो फिक्स डिपॉजिट पे अब आपका रिटर्न होने लग गया है। लोन अब आपको 12-15 से नीचे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो थोड़ा सस्ता ही कर देते, रिलायंस है, 12% पे तो दे ही देंगे, ठीक है। 12% पे लोन आ गई, कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा? 12,000। मेरे जेब में तो 98,000 ही आया ना। हाँ जी, पीछे कितना लोन लिया? 1 लाख ना, बट जेब में तो 98,000 ही आई, 98,000 आई। अब जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो हम तो बोलेंगे देख भाई, मेरे जेब में तो 98,000 आया था, तुमने 2% प्रोसेसिंग फी ले लिया था। कहते ऐसे थोड़ा ना होता है, लोन कितने का था? 1 लाख का था ना, तो इंटरेस्ट तो हम 1 लाख पे लेंगे भाई। तो कहते ठीक है, ये ले लो। कितना दे दिया? 12,000। मैं कहता हूं देखो जी, मेरा खर्चा तो 12% नहीं है, मेरा खर्चा तो 12% नहीं है जी, बताओ कितना है? मैं तो क्या कहता हूं, देखो मैं 98,000 लाके मैं 12,000 खर्चा कर रहा हूं। मैं 98,000 लाके 12,000 का खर्चा कर रहा हूं। मैं तो यही बोलूंगा ना, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से सोचता हूं। तो मैं कहता हूं 12,000 पे किया, डिवाइडेड बाय 98,000 मल्टीप्लाई बाय 100। मेरा जो कॉस्ट है, मेरा जो डेट का कॉस्ट है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे। बोलोगे सर कॉस्ट तो सी से शुरू होती है, लैटिन में वर्ड होती है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कैसे लिखते हैं? केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। कितना हो गया बताएं जल्दी से। कुछ लोग नहीं बोल रहे, थके हुए से लग रहे हैं। अभी से थकेंगे तो अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है आप लोगों को। समझ में आ गई? फाउंडेशन कुछ नहीं है, जब इंटर में आ गए हो तो याद रखिएगा। और इंटर अगर आपने सही से पास कर लिया तो आपकी लाइफ बन गई, क्योंकि आपको पता है आपकी कैरियर शुरू होगा यहीं से, फाइनल से नहीं। अगर आपने अच्छे से कर लिया, एक अटेम्प्ट में अगर दोनों ग्रुप कर लिए, अच्छे सीए फॉर्म में आर्टिकलशिप मिल जाएगी। और अच्छे फॉर्म में अगर आर्टिकलशिप मिल गई तो बस उसकी आप बेनिफिट कितना मिलेगा आगे, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। ऑटोमेटिकली उसकी बेनिफिट आपको जब क्वालिफाई करके जब आप कैंपस में बैठोगे, अच्छा बड़े क्या कहते हैं सीए फॉर्म से आर्टिकलशिप किया हुआ है, जहाँ पे मिलना चाहिए 12 लाख की पैकेज, वहाँ हो जाएंगे 25 लाख की पैकेज, 25 की जगह हो जाएंगे 35 लाख की पैकेज। ये सारा जो आपका जितने भी जो ये आपके फ्यूचर की जो रेमुनरेशन है वो इंटरमीडिएट से डिसाइड होगी। फाइनल में, और अगर इंटरमीडिएट में अगर अच्छा कर लिया आपने तो फाइनल में ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और कहीं रैंक आ गए तब तो बात ही कुछ और है। फिर तो देखिएगा सलमान खान भी
और शाहरुख खान भी पीछे हो जाएंगे आपके सामने। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो कोशिश करो रैंक के लिए पढ़ते हैं, और रैंक के लिए पढ़ना है तो थके हुए से नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चेहरे पे अगर थकान हो गई तो गए। कितना % कॉस्ट है, जबकि हमने तो बोला था 12% पे लोन लिया है। ये जो एडजस्टमेंट मैंने अभी सिखाया पूरा एक चैप्टर है। कौन सी चैप्टर, ये पूरे एक चैप्टर है, कैपिटल का कॉस्ट निकालना। आपको बता दो 50% कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका खत्म कर दिया, क्योंकि दो ही चीज़ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट निकालना आपको सिखा चुके हैं, बोलोगे इतना ही था। हाँ, अब इसी में क्या आएगा, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है। डिवेंचर के केस में क्या होता है, रिडीम कर देते प्रीमियम पे, रिडीम कर देते डिस्काउंट पे, तो उससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो सब देखेंगे आगे। अगला है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, दिख रहा है कुछ। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर का मतलब बनावट, बनावट। अभी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या था जी बताइएगा। अभी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या था, दो ही था, डेट एंड इक्विटी। वैसे बता दूं एक और आ जाएगा आगे, बीच में आ जाएगा एक और, दोनों के बीच वाले। दोनों के बीच वाले कौन होता है, ना वो मालिक है ना बाहर वाले। बाहर वाले तो होते हैं लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं होता है, प्रेफरेंस। इक्विटी और डेट, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेफरेंस भी इक्विटी में आते हैं, वो हम निपटेंगे बाद में, आगे आपको बताऊंगा कि किसी केस में प्रेफरेंस इक्विटी का पार्ट बन जाता है, किसी केस में नहीं बनता है, वो सब देखेंगे आगे, ठीक है। तो 3 कॉस्ट निकालने होते हैं हमें, एक बार इक्विटी का कॉस्ट, प्रेफरेंस का कॉस्ट और डेट का कॉस्ट, और सबको मिला दे तो कैपिटल का कॉस्ट। ये पूरे एक चैप्टर है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जो कैपिटल की बनावट है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, बनावट। कैपिटल कैसे बना हुआ है, हमारे पास 2 ही है, इक्विटी एंड डेट। आने वाले टाइम पे तीसरा भी आ सकता है, वो देख लेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए, आपको इतना, यानी कि ये जितने चैप्टर से इसका कुछ आपको दिख रहा है कि पूरे के पूरे 2 ही कंपोनेंट पे घूम रहा है। कौन सी, प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। उसके बाद आपको दिख रहा है कुछ लीवरेज। लीवरेज सुना है कभी, नहीं सुना, चलो लीवर सुना है, हाँ जी, नहीं सुना है। मान लीजिए कोई बस खराब हो जाती है, कार खराब हो जाती है, फिर क्या करते हैं हम लोग, अरे लीवर निकालो, जैक निकालो, है ना। अब उसके बाद क्या होता है बताइएगा, उसको लिफ्ट करते हैं, फिर टायर, मान लीजिए पंचर हो गएगा, टायर पंचर हो गई, क्या करेंगे, टायर चेंज करेंगे। तो टायर चेंज करने के लिए टायर निकालनी पड़ेगी ना, तो क्या लगाएंगे उसमें, जैक लगाएंगे, लीवर लगाएंगे। लीवर क्या करता है पता है, आपकी जो एफर्ट है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए आप 50 केजी का फोर्स लगाओगे, उसको 500 केजी बना के उसके जो वेट है ना उसको लिफ्ट करेगा। जैक का काम, लीवर का काम यही होता है। लीवर का काम क्या होता है, आपको एफर्ट लगाना है कितना कम, और उससे जो उसका रिजल्ट है वो कितना देना है, उसके मल्टीप्लाइंग इंपैक्ट आ जाता है। अब मल्टीप्लाइंग इंपैक्ट कैसे आता है सोचिए, इतना तो समझ आया ना। 50 किलो के इंसान 500 किलो के अगर गाड़ी को अगर लिफ्ट कर सकते हैं तो किसकी वजह से, लीवर की वजह से, जैक की वजह से। क्योंकि उस लीवर का काम क्या होता है, वो आपके जितना एफर्ट है उसको 10 गुना मल्टीप्लाई करके इंपैक्ट डालते हैं। यही काम करते हैं बिजनेस में फिक्स एसेट्स। बिजनेस में ये काम गियर वाले काम कर, सॉरी लीवर वाले काम कौन करता है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट से आपके बिजनेस में आपके एफर्ट को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ, आप अपने एफर्ट लगाइए बिजनेस में, सेल बढ़ा दो 5% से, आपकी प्रॉफिट अगर 50% से बढ़ गए तो ये फिर सिर्फ फिक्स एसेट्स कर सकता है। फिक्स एसेट्स नहीं, फिक्स कॉस्ट, मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, फिक्स्ड कॉस्ट। बिजनेस में 2 तरीके का कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। हमारे बिजनेस में लीवर का काम करता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारे एफर्ट को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। मतलब कैसे हुआ, एक झलक दिखाता हूं ताकि थोड़ा सा लीवरेज भी आपके दिमाग में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने सेल किया 1000 का, ठीक है। इसके बाद कुछ उसमें कॉस्ट भी आते हैं। 2 तरह का कॉस्ट पढ़ते हैं हम लोग फाइनेंस में, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। हमने कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, मान लीजिए 60% का वेरिएबल कॉस्ट है, कितना आएगा जी, 600 का। इस प्रॉफिट को कुछ नाम दिया जाता है, पता है क्या आप लोगों को, नहीं पता, ठीक है आगे देखेंगे, छोड़ दो, कुछ भी है ये, इसको हम आगे बताएंगे आपको। वैसे इसको कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। क्योंकि बिजनेस में 2 तरह का कॉस्ट है, एक वेरिएबल जो चेंज होता रहेगा, एक फिक्स्ड जो बिजनेस चले या ना चले उतना खर्चा आना ही आना है, जैसे रेंट हो गई, स्टाफ की सैलरी हो गई, ये सारा चीज क्या हमारे लिए फिक्स कॉस्ट है। ये होता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड फिक्स कॉस्ट, जो कि आगे हम वहां पे बताएंगे आपको। बस पहला बार है, नाम सुन लीजिए, भूल जाइए।
अगर आपको पता है तो बल लिख भी देता हूँ। सुना है कभी? नहीं सुना था? कोई बात नहीं, एफएम में सुन लेंगे आगे। अब इसके बाद कौन सी कॉस्ट आता है? फिक्स कॉस्ट। मान लीजिए हमारे बिजनेस में जो फिक्स कॉस्ट है ना, वो है मान लीजिए 100 का। ठीक है, कितने का ये हमारा? 100 का। कितना आ जाएगा ये? एक काम करते, थोड़ा ज़्यादा करते, फिक्स कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा करते, 300 कर देते। ये कितना आ गया बताइए? हमारे बिजनेस 4 गुना रिस्की हो चुका है। बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने? वो आके बताऊंगा ना, वही तो पढ़ेंगे आगे। मैंने जो अभी वर्ड यूज किया उसको समझो आप। हमारे बिजनेस 4 गुना रिस्की है। मतलब क्या हुआ? हमारे बिजनेस में जो फिक्स कॉस्ट इतना हमने डाल रखा है कि हमारे एफर्ट को 4 गुना मल्टीप्लाई करेगा। हमारे एफर्ट को कितना गुना मल्टीप्लाई करेगा? 4 गुना। और इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। फिलहाल के लिए सेल में से कॉस्ट हटा दिया, क्या बन जाता है? प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना है? 100। हमने क्या बोला? हमें बिजनेस में जितना एफर्ट लगाएंगे ना, उसको 4 गुना मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आएगा। चलो एफर्ट लगाते 5 गुना, 5% का एफर्ट लगाते बिजनेस में। 5% एफर्ट लगाने का मतलब क्या हुआ? मजा नहीं आया? सुना ही नहीं दिया मुझे, कम सुनता हूं मैं। 5% का एफर्ट लगाया मैंने, अपने बिजनेस में सेल बढ़ा दिया 5% से। कितने परसेंट से बढ़ा दिया? 5% से। कहां पहुंचे? 1050 पे। ठीक है, 1050 पे। वेरिएबल कॉस्ट हमारा 60% था। कैलकुलेटर लीजिए हाथ में और मुझे बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? कितना? 630 का। ये मेरा आ गया 630 का। सही है। अब मुझे बताइए कितना आ जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड फिक्स कॉस्ट? 4। कैसे वैल्यू बता रहे हो आप लोग? कौन है 420 यहाँ पे बताओ? 420 माइनस 300 कितना आ गए? 120। देखिए आपके रिजल्ट जो है कितने परसेंट से मल्टीप्लाई हो गया है? मैंने क्या बोला था थोड़ा देर पहले आपको कि हमारे बिजनेस में 4 गुना, हमारे एफर्ट को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगी। हमारे बिजनेस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके एफर्ट आए, मतलब रिजल्ट आएगी। आ गया ना? देखो हमने अपना एफर्ट कितना लगाया था? 5% का। हमारे प्रॉफिट में कितना इंपैक्ट किया? 20% का। ये कौन बताएगा हमें? लीवरेज। ये बताता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की एनालिसिस करेंगे किस चैप्टर के अंदर? लीवरेज के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक यूनिट खत्म हो जाता है मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 2 में आता है, अब देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब कहते हैं रुक जाओ, आपने जो अभी फंड रेज किए थे, इस फंड रेज में नॉन करेंट वाले को, इसको, ये वाले जो डिसीजन है ना, ये आपका क्या कौन सी वाले में आ गए? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसके बाद और भी है कुछ, देखिए आगे रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, यानी कि ये दोनों सेम ही चीज है आपका। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये दोनों सेम चीज है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसमें आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स मिक्स हो जाएगा। बिजनेस में रिस्क होता है, बिजनेस में फेल होने की चांसेस क्या है, वो कैसे मेजर किया जाए, वो रिस्क को हम लोग अगर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ले ले तो हो जाएगा रिस्क इन कैपिटल बजटिंग। डिविडेंड डिसीजन, कंपनी को पैसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जो कमा के ला रहे हैं ना, रिटेन कर लेना चाहिए या डिविडेंड दे देना चाहिए। उसके आगे देखिए क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और इसके बाद आपका एफएम खत्म हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट, इसमें खास करके आपको ये पढ़ने पड़ेंगे कि पैसे, ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसको फंडिंग कहाँ से करना है। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ नहीं, वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट है बस, ये अलग अलग तरीके से वर्किंग कैपिटल को पढ़ेंगे और इसके बाद जो है आपका एफएम खत्म हो जाता है। तो क्या आपको बैकग्राउंड मिल गया कि एफएम में क्या करने वाले हैं? ओके, इतने सारे चीज़ पढ़ेंगे। तो अब एक और भी चीज़ है, जाते जाते हम लोग थोड़ा सा समराइज करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब और मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि 850 मीन्स 855 नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, इसको हम लोग इसको हटा देते हैं। अब आइए वापस, हम थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि फंड को अगर सही से मैनेज ना किया जाए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से ही आते ही, है ना। बट कंटेंट्स वगैरह तो लिखना था मुझे, अब कंटेंट तो लिखा ही नहीं। ठीक है, कंटेंट भी देख लेते, लिख पाते ही लिखेंगे, तो आके कंटेंट लिख लेंगे जितना चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जो पहला चैप्टर यहाँ पढ़ते वो है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और सेकंड में जो पढ़ते हैं ना रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। रेशियो और लीवरेज को मिला के पास हिस्ट्री की 15 मार्क्स से क्वेश्चन वहीं से होता है ना। मैं भी बात कर रहा था कि अगर ये फंड सही से यूटिलाइज ना हो, अब ध्यान से सुनिएगा,
लोन तो ले लिए, लेकिन अगर यहाँ से अगर रिटर्न जनरेट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके जितने रिजर्व कमाए हुए पैसे उसमें से पे करना पड़ेगा, और धीरे 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 आपका जो अपना पैसा है उसका वैल्यू निगेटिव भी जा सकता है थोड़ा देर के लिए। अब ये किसका बैलेंस शीट देखा आप लोगों ने? मुकेश अंबानी का। ऐसे समझो आप 50% के लिए वो है, 50% के लिए तो कुछ और भी है। मैं भी मालिक हूं उनका। किसका? रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक मैं भी हूं भाई, उसका शेयर खरीद लिया मालिक हूं मैं, कौन मना करता है? अगर वो कल के डेट पे कमाएंगे तो उसमें मेरा भी हिस्सेदारी है। ये दूसरी बात है कि अगर मैंने 0.0000000 समथिंग % का अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उनके प्रॉफिट में मेरा हिस्सेदारी कितना है? 0.0000000 समथिंग % की। जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही का होगा ना, है ना? अगर कल के डेट पे 1% इन्वेस्ट कर दे तो ठीक है, फिर मेरा वैल्यू उसके कमाई में से मेरा कितना हिस्सा बन जाएगा? 1%। भाई जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही मेरा हिस्सा होगा ना। चलते थोड़ा देर के लिए छोटे भाई की तरफ। छोटे भाई कौन है? जिसको अच्छे दिए गए थे। ये देखो, ये है, अरे आजा, ये देखो रिलायंस कम्युनिकेशन। वैसे उन्होंने और भी बहुत सारे चीज करा था और अलग अलग एंटिटी बनाए थे। मैं थोड़ा देर के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन पे चला गया। ओके, 2 रुपये चल रहा है वो। 2 रुपये का तो छोड़ो ही आप, किसी टाइम पे 600 रुपये का हुआ करता था, है ना? अब ये देखिए, कुछ यहाँ पे आपको फाइनेंशियल्स दिख रहा है बीच में। मैंने फाइनेंशियल्स पे क्लिक कर दिया, दिख रहे हैं ना जी? ओके, ये रहा फाइनेंशियल्स। ये तुम हट जा बीच में से भाई, तुम्हारा काम नहीं यहाँ पे। 1 सेकेंड, इसको हटा दो। ये ऐड आते रहते हैं ना बीच में, इनको भी तो कमाना है ना। ऐसे ही थोड़ा इतना सारा इन्फॉर्मेशन थोड़ा ना आपको दे रहे। बैलेंस शीट पे गए। बैलेंस शीट पे जाने के बाद ये है रिलायंस कम्युनिकेशन की बैलेंस शीट। ये देखो बैलेंस शीट, रुपीज इन करोड़। देखो इक्विटी में इसका इक्विटी कैपिटल कितना था? देखो इसका 1000 समथिंग करोड़ से बिजनेस शुरू हुई थी ये कंपनी। 1383 करोड़ से कंपनी क्या किया गया था? स्टार्टिंग शुरू किया गया था। बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस। एक टाइम पे वर्ल्ड के 6th लार्ज रिचेस्ट पर्सन बन गए थे अनिल अंबानी, और जब इसने सही तरीके से फंड को यूटिलाइज नहीं किया तो रिजर्व एंड सरप्लस कहां पहुंच गए? ये देख रहे हो, रिजर्व एंड सरप्लस -44,000। क्या हुआ भाई? आपने डेट से तो फंड रेज कर लिए, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड तो आपका सही था, लोगों तो लोन दे दिया, लेकिन आपने यूटिलाइजेशन गलत किया। कैसे गलत किए? डिफेंस में चले गए, इंटरटेनमेंट में चले गए। भाई तुम्हें मूवी थोड़ा ना बनाए, तुम बिजनेस चलाओ ना। इंटरटेनमेंट में क्या करना है तुम्हें? मूवी भी कुछ बनाए थे इन लोगों, इन्होंने, जिस जो ऑक्सर के लिए भी सिलेक्शन किया गया था। तो यानी कि हमें उस डायरेक्शन में, और टेलीकम्युनिकेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, जो मैं अपने टाइम पे आर्टिकलशिप में जब जाता था 2008 के अराउंड, 8-9 में मैं क्वालिफाई हूँ। 2008 में जब जाते थे तो जितने भी कंपनी की, मैं बड़े बड़े जो लिस्टेड कंपनी का भी 3 थे हमारे टाइम पे, तो लिस्टेड कंपनी जो एनएससी में लिस्टेड है उसका जब ऑडिट करने जाते थे तो जितने भी बिल्स है, जहां भी जाओ, जितने भी एम्प्लॉय को दे रखा है, सिर्फ एक ही, कौन सी? रिलायंस। जैसे आज के रेट पे आपको दिखता है बस जियो या एयरटेल, तीसरा तो कोई नाम ही नहीं है, एयरटेल या जियो। बाकी सब प्लेयर खत्म हो चुके हैं आज के रेट पे। और यही रीजन है, जब मोनोपोली हो जाते हैं ना 2 के बीच में, ये सब आपको पढ़ाएंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले, ये कैसे कार्टलाइजेशन कैसे होता है, कैसे मिली भक्ति होती है। आज के रेट पे क्या लगता है आपको, मोबाइल की जो बिल आती है वो सस्ता है या महंगा है? महंगा है। महंगा क्यों हुआ है पता है? क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, 2 ही बैठे हुए हैं, जो करेंगे दोनों कर लेंगे, जियो या फिर एयरटेल। कम से कम एयरटेल सर्वाइव कर रहा है, वही बहुत ज़्यादा है। अगर कल के डेट पर एयरटेल भी गया तब तो देखना इसकी क्या हालत होगी। किसको आए ना, कहते कि फ्री में मैं दे रहा हूँ, आया तो क्या बोला सबको? आए बड़े भाई मुकेश अंबानी जब आए तो बोलते फ्री लो। वो तो कहते लालच आपको आदत डाल रहे यूट्यूब का। जब आदत डल जाएंगे सोशल मीडिया का तो फिर तो कहाँ जाओगे, आना तो पड़ेगा ही। तो वही चीज़ है। तो यही चीज़ है, जबकि इनके कोर बिजनेस कौन सी था? टेलीकम्युनिकेशन। पूरे के पूरे मार्केट कैप्चर कर रखा था, पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को कैप्चर कर रखा था। कौन? रिलायंस कम्युनिकेशन। बट इनका ध्यान भटकता गया किधर की तरफ? किधर की तरफ बताइएगा? इंटरटेनमेंट, डिफेंसेज, ऐसे ऐसे ज़्यादा उसको शौक हो गई लोगों की भीड़ में जाके फोटो खिंचवाने की। ऐसे ऐसे करके इन्होंने सारा बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया। बिजनेस पे ध्यान ना देने के बाद क्या होगा बताइए? आपकी यूटिलाइजेशन अगर गलत हो गई, ये यूटिलाइजेशन गलत हो गया तो यहां से आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। और जब प्रॉफिट नहीं आएगा तो भाई इसको तो पे करना पड़ेगा। और अगर इसको पे करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो इक्विटी में जो रिजर्व था वो आपका माइनस की तरफ जाएगा। और वही क्या कहते हैं बात है कि आज के रेट पे रिलायंस कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है। अनिल अंबानी खत्म है। इवन कुछ दिन पहले इनको
5,000 समथिंग 500 समथिंग करोड़ पे ना करने की वजह से इसको जेल में भेजने की भी वो आ चुकी थी अनाउंसमेंट। बट फिर मदर कहते कि देखो भाई तो तुम्हारा ही है, मदर तो अभी भी है ना उनके, तो मुकेश अंबानी को कहते देखो जेल चले जाएंगे अगर तो कितने बदनामी होंगे, तुम्हारे पापा के खानदान के बदनामी होंगे, तो कम से कम इसको बचाओ। तो मुकेश अंबानी बड़े भाई ने फिर वो 500 करोड़ जितने थे वो पे करके, है ना, पे करके फिर उनको जेल जाने से बचाया था। यानी कि जेल तो नहीं गए लेकिन ये क्या हो चुके, रोड पे आ चुके। तो इसीलिए याद रखिएगा, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आईसीआई पढ़वाता है कि देखिए सिर्फ प्रोक्यूरमेंट से काम नहीं चलता है, उसको सही ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा। और अगर ये सही ढंग से यूटिलाइज कर लिए तो फिर उसके बाद वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बनने में भी आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। ये चीज़ आपको सिखाता है आईसीआई। बात समझ में आ गई? चलो, तो हमने एक लेवल की, इनिशियल लेवल की डिस्कशन आपको ओवरऑल आज हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो बैकग्राउंड देखा हमने कि खास करके फाइनेंस होता क्या है, कितने चैप्टर्स हमें पढ़नी है, ठीक है। और आगे से हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी खत्म नहीं हुई, अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। मेरे पास आया कि 55 तक क्लास ले सकता हूँ, अभी 45 हुई है, तो 10 मिनट्स में हम ये लिख लेते क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। इतना खुश नहीं होना है। आइए हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा कंटेंट्स पे कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है हमें। खास करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम किस सीक्वेंस में कौन कौन सी चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जब मैं स्टडी मैट पे गया था तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहीं नहीं दिख रहा था, बट मैं तो आपको पढ़ाऊंगा। वैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं पढ़ते टाइम वैल्यू, मान के चलते क्या फाउंडेशन में पढ़ के आए हो। लेकिन मैं जैसे ही ये अज्यूम कर लेता हूँ कि पढ़ के आए हो, वहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अपना जितना भी एफर्ट लगाएंगे ना उसका उतना आउटपुट नहीं आ पाएगा, वो छोटे छोटे बातों को ना समझने की वजह से। इवन मैं फाइनल में भी आज के रेट पे टाइम वैल्यू पढ़ाता हूँ, और सारे बच्चे जो पढ़ते वो कहते सर इस तरीके से तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी टाइम वैल्यू सीखा जा सकता है, क्योंकि हम फॉर्मूला की बात ही नहीं करते। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पीवीएफ एन्युटी, पढ़े होंगे पीवीएफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। कैसे पढ़ा होगा आपने? 1 + i की पावर n -1 डिवाइडेड बाई i मल्टीप्लाई बाई 1 + i। अरे वाह, क्या बात है, आप लोग तो बहुत ताज़ा हो अभी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आई की जगह ले लेते 2 मिनट के लिए 10%। तो आई आप लोग जो पढ़े होंगे कि हमेशा डेसिमल में यूज करते हैं। देखो अब इंटरेस्ट आ गया कुछ लोग, क्योंकि पढ़े हुए चीज़ होते हैं इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। पॉइंट ले लिया, सॉरी आई ले लिया 0.10। फिर हम लोग चलो एन भी ले लेते हैं, 5 टाइम्स ले लिया हमने। तो कुछ पीवीएफ जो आप पीवीएफ एन्युटी जो हम लोग निकाले, एन्युटी में बोलना चाह रहा था, इंटरेस्ट नहीं था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी था, ठीक है। तो वैल्यू निकाल पाएंगे हम लोग? अरे इसमें कुछ अमाउंट भी होंगे, तो अमाउंट को हम अब कुछ भी रख लेंगे, उससे क्या जाता है। मान लीजिए 1000 होगा, 1000 रख लिया, एक 1 रुपये के लिए निकाल लिया हमने। तो आप मुझे बताइए ये अमाउंट कैसे आ जाएगा? 1 + 0.10 का पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाई 0.10 मल्टीप्लाई बाई 1 + 0.10। कैलकुलेशन करने आता होगा आप लोगों को? कौन सी? प्रेजेंट 1 रुपीज का निकाल रहे, 1 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे, कोई बात नहीं। हाँ जी बताओ। 5 पॉइंट पहुंच जाएगा? नहीं तो कुछ गड़बड़ करा है क्या? अच्छा ओके सॉरी, वही तो मैं कह रहा हूं, इतना बड़ा नहीं आएगा वैल्यू। ग्रेट, अब आई ना 3 पॉइंट। ये तो पढ़ा हुआ है ना। अरे 1 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे, अगर 1000 रुपीज होगा तो 1000 के बेसिस पे निकालते, मैं 1 रुपये का निकाल रहा हूं। आ गए आप लोगों का? ये इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं था, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग कुछ लोग अभी तक कैलकुलेट करे जा रहे हैं। आपको पता है ये सिंपल से कैलकुलेटर यूज करते ये काम हो जाता हमारा। क्या करना था पता है? 1 डिवाइडेड बाई करेंगे एक बार 1.1, 5 बार इक्वल टू करो 1 2 3 4 5 जीटी आ चुका है वैल्यू। इतना करने की जरूरत ही ना, मुझे फॉर्मूला याद करनी है, कुछ भी नहीं करना। नहीं समझे बात? फिर से बताऊं, हमें करना है 1 डिवाइडेड बाई 1.10, सही है? 1 डिवाइडेड बाई 1.10 इक्वल टू कितने था पावर में बताइए? यहाँ पे पावर कितना था? 5 था ना, 5 बार इक्वल टू करना है 2 3 4 5। अगर ये पावर में आ जाता है 10 तो 10 बार इक्वल टू करेंगे।
अगर ये 10% की जगह 5% हो जाएगा तो ये 0.05 कर देंगे। अगर ये 20% हो जाएगा तो ये 0.20 कर देंगे। पावर में जितना होगा उतना बार इक्वल टू करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जीटी। ये वैल्यू आ चुका है, हमें ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे कैलकुलेटर में तो जीटी नहीं है, तो जीटी नहीं तो बदलने पड़ेंगे, है ना? कितने के कैलकुलेटर में जीटी नहीं है? कितने के कैलकुलेटर में जीटी नहीं है? जीटी ग्रैंड टोटल नहीं है, फटाफट। सबके कैलकुलेटर में जीटी है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। सबके पास है, इसका मतलब फाउंडेशन के टीचर ने आपको सजेस्ट किया होगा। कौन सा? अच्छा, ओके, फिर तो ग्रेट, फिर तो आप लोग के 500 रुपये बच गए। ठीक है जी, क्योंकि याद रखिएगा बाकी में आपको जीटी हो या ना हो चलेगा, हमारे एफएम में तो नहीं चलेगा। मैं जीने ही नहीं दूंगा यहाँ पे बिना जीटी का, क्योंकि आपको पता है जीटी हमारे 10 मिनट सेव करेंगे एफएम के अंदर, आपके ओनली जीटी बटन आपको 10 मिनट सेव कराएगा। चलो वापस आते, आगे सबका ये क्या हुआ है, कैसे हुआ, हम आगे देखेंगे। आपको बता दी फॉर्मूला का मार्क नहीं है, और भी बता दूं, ध्यान नहीं है, अभी 5 मिनट है, इतना गप्पे मत किया करो आप लोग। इधर सुनो, सही है ना, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी, 5 मिनट्स नहीं 6 मिनट्स। इधर सुनो अभी पहले। हाँ जी, मैं कुछ बोल रहा था अभी। देखो, आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं ना एग्जामिनेशन में, फॉर्मूला का कोई मार्क्स नहीं है आज के डेट पे, सिर्फ कैलकुलेशन मार्क्स है। मेरे पास बहुत सारे सर्टिफाइड कॉपी है, मैं जब आपको दिखाऊंगा, जितना सर्टिफाइड कॉपी मैंने यहाँ पे चेक किया होगा इंडिया में, शायद किसी ने चेक किया होगा, क्योंकि मैं सीधा सबको, जब भी रिजल्ट बुरा होता है, तो जैसे इस बार भी मैंने अनाउंसमेंट किया था फाइनल वाले को कि चलो ठीक है, आप लोग सर्टिफाइड कॉपी मंगाओ, मुझे भेजो, मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट की चांसेज है। ठीक है, समझ में आगे बात? मैं एक चीज़ बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी जो मिलते हैं ना मेरे तरफ से, वो फाइनल वाले को मिलता है, क्योंकि मेरे ज़्यादा स्टूडेंट किधर है, फाइनल की तरफ। अब आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो आप लोग को भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ये देख रहे हो, ये जितने भी है ये सारे सर्टिफाइड कॉपी है, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट कैसे मार्क्स देता है ये सारा कुछ मुझे पता है। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला का कहीं पे आज तक मार्क्स नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने, एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर्मूला का मार्क्स ही नहीं है। आपका अगर कैलकुलेशन सही है तो मार्क्स मिलेंगे, इसका मतलब हम लोगों ने जब कैलकुलेशन किया था ना इक्वल टू जीटी, 100% वही काम करते हो, टाइम सेव करते हैं हम लोग। चलो वापस 5 मिनट में हम लोग कंटेंट्स लिख लेते हैं, लिखो लिखो फटाफट। हाँ जी, सबसे पहला चैप्टर टाइम वैल्यू पढ़ेंगे, ये बेस है। बिल्डिंग के अंदर के जो मटेरियल नहीं डालते हैं, बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करते हैं, जमीन के अंदर बेस जो डालते हैं, जितना ज़्यादा खर्चे किया जाता है ना जमीन के अंदर, वो बिल्डिंग उतना मजबूत होते हैं। ये हमारा फाउंडेशन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यही आपको एफएम स्ट्रांग बनाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताइए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नंबर ऑफ लेक्चर अभी नहीं लिख सकता मैं, क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा सा लिमिटेड ही मिला हुआ है, अदरवाइज मैं नंबर ऑफ लेक्चर आपको लिख देता। मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ उसमें, तो मुझे थोड़ा सा किस तरीके से पढ़ाना है, प्लान करना है, वो धीरे धीरे हम लोग डिसाइड करेंगे, इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर हमें भी आपको नहीं लिख सकते। ठीक है, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, रेशियो एनालिसिस हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जो लोग सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक्स यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा रेशियो एनालिसिस होगा। फिर उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे लीवरेज, अभी बताया था ना, थोड़ा सा दिमाग में आ गया होगा। लीवर, हमारे बिजनेस में लीवर गियर कौन लगाता है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट से हमारा एफर्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। वो चीज़ सीखेंगे लीवरेज चैप्टर के अंदर। और ये दोनों चैप्टर को मिला जाए, रेशियो और लीवरेज दोनों खिचड़ी पका के ऐसे मिक्सर होता है, दोनों को मिक्स कर दो तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कहीं नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में 15 मार्क्स को सिक्योर कर लेते हैं। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। जब ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे, देन हमारा उधर ये सारे सोर्स की तरफ हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड की तरफ। फिर हम यूटिलाइजेशन की तरफ शुरू करेंगे, जिसमें आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसको कैपिटल बजटिंग भी बोला जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? कैपिटल बजटिंग, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं
इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर हम लोग देखेंगे रिस्क इन कैपिटल बजटिंग, फिर हम लोग पढ़ते हैं लास्ट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका बहुत सारे कंपोनेंट हैं, वो जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे। डेटर मैनेजमेंट, क्रेडिटर मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, ये सारा चीज़ आएगा आपको। चलो है टाइम क्या, चलो लिख लो 1 मिनट ये भी। इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारे कंपोनेंट है इसका। इसमें आ जाता है हमारा डेटा मैनेजमेंट, या इसी को ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट भी बोला जाता है, या इसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि डेटर को आज के डेट पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। फिर हम लोग इसी को क्रेडिटर मैनेजमेंट करते हैं, या इसी को हम लोग पेएबल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल जिस जिस कंपोनेंट से बनते हैं ना, हर एक कंपोनेंट का मैनेजमेंट करना है। इन्वेंट्री आ जाते हैं, कैश आ जाते हैं, सब चीज़ का मैनेजमेंट करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, जिस सीक्वेंस में हमने आपको लिखे हैं इसी सीक्वेंस में आपका क्लासेज होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हम लोग मिलते हैं। आज कौन सी डे है, फ्राइडे, सैटरडे, कल क्लास है ना, कल मिलते हैं। कल हम लोग टाइम वैल्यू से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।